बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए अच्छा दिन, लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ मिसिंग रहा। अब मिसिंग ये रहा कि फॉलो थ्रू नहीं मिला। और जो हमने सुबह बात भी की थी, श्रेया फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, जो आज सुबह हमने बात भी की थी कि ऐसा नहीं होगा कि आज सब कुछ हो जाने के बाद आप कहें अब मैं 300 पॉइंट के गैप अप पर लूँगा, बैंक निफ्टी को आप 900 पॉइंट के गैप अप पर लेंगे और उसके बाद पैसा बन जाएगा। मार्केट इतना चैरिटेबल नहीं होता है। इनफैक्ट आज तो पैसा शॉर्ट करके बना है अगर आप इंडेक्स को देखें तो। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में शानदार एक्शन है। बैंक निफ्टी अभी भी ठीक ठाक है, 450 पॉइंट ऊपर है। IT में थोड़ा रिवर्सल आया है लोअर लेवल से, अच्छी बात है। सिर्फ एक फार्मा है जहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ से मार्केट में बड़ा पैसा इन लेवल से भी बनेगा? जिन्होंने आज लिया है क्या वो पैसा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? इन सब पर बातचीत होगी, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं फिलहाल के लिए हेडलाइंस के साथ। US ईरान डील को बाजार की सलामी, ऊपरी स्तरों पर दबाव के बावजूद निफ्टी करीब 250 पॉइंट उछलकर 23,900 के ऊपर। लार्सन एंड ट्यूब्रो, M&M, रिलायंस और मारुति ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट ऊपर, 1.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप कर रहे हैं आउट परफॉर्म। मैं वादा करता हूं, मैं हरदम बोलता हूं कि डिविडेंड देना लोगों की पॉलिसी नहीं रहती है। मैं कंफर्म करता हूं कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी हरदम रहेगी। वेदांता की 4 डीमर्ज कंपनियों की आज हुई लिस्टिंग। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले, रिटेल के वेल्थ क्रिएशन पर रहेगा फोकस। सभी कंपनियों के केपेक्स में करेंगे 5 से $5 बिलियन का निवेश। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 2 गुना करने का लक्ष्य। रियल्टी शेयरों में आज तूफानी तेजी, 4% ज़्यादा चला सेक्टर इंडेक्स। 4 से 5% दौड़े DLF, प्रेस्टीज, लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टी। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स और ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार। वहीं ऑयल एंड गैस, NBFCs और सरकारी बैंकों में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। US ईरान डील होने और क्रूड में नरमी से इंडिगो ने भरी उड़ान। शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार। साथ ही एशियन पेंट, L&T, पेट्रोनेट LNG को भी ईरान डील से मिला सपोर्ट। तीनों शेयर 3 से 4% चढ़े। उधर गोल्ड सिल्वर में तेजी से दौड़े मुथूट और हिंदुस्तान जिंक। सोने और चांदी में रिकवरी से ज्वेलरी और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में जोरदार तेजी। 10% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना कल्याण ज्वेलर्स। साथ ही टाइटन, सेंको और TVG में भी रौनक। गोल्ड फाइनेंस में मनप्पुरम और मुथूट में अच्छी रैली। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट का जलवा। चार्ट पर मजबूत नुवामा 6% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं IDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU बैंक, पिडिलाइट और इंडियन होटल्स में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट शेयर, चोला इन्वेस्ट और बजाज फाइनेंस भी भागे। CLSA की बुलिश रिपोर्ट से सीमेंट शेयरों में आज जोरदार तेजी, 3% ज़्यादा चले अल्ट्राटेक और डालमिया भारत। वहीं JK सीमेंट 7% चला। दोनों ब्रोकरेज बोले सेक्टर के वैल्यूएशन हुए आकर्षक। ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और मार्केट एक्शन पर एक नज़र डालते हैं। निफ्टी करीब 23,900 पर अच्छी रैली, करीब 1% की। लेकिन देखिए श्रेया, क्या है ना असल में मसला सारा का सारा, अब हमने जो आज सुबह चर्चा भी की थी ना, ये नहीं होगा कि आप आज गैप अप पे ले लें और उसके बाद आज आपको प्रॉफिट बन जाए। और बैंक निफ्टी में तो हमने एक सिंपल व्यू लिया था कि अगर आप कैरी कर रहे हैं तो खुलते ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोअर लेवल पे क्या करना है। ठीक है, शानदार गैप अप, लेकिन फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आई, जो कि एक हमारा एक था भी आउटलुक। इसका मतलब ये नहीं कि फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आएगी। देखिए, इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। मार्केट में एक टर्न अराउंड आ चुका है, यहाँ से मार्केट एक बड़ी रैली के लिए तैयार है, लेकिन 1 या 2 प्रॉफिट बुकिंग के फेजेस आएंगे, जिनमें से एक आज ही आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। ये हमने आज सुबह बात की थी। और आई थिंक ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझनी होती हैं कि मार्केट में कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लेने हैं, कब आपको री एंटर करना है। ये सब चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा उस हिसाब से चीज़ें होती है। बाज़ार मजबूत है लेकिन,
और बाज़ार में आगे रैली बड़ी होनी चाहिए। आज का लो जो भी होगा वो एक आपके लिए थोड़ा सा एक सैक्रोसैंक्ट बन जाएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज का मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्शन देखिए आप, और आज का एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 5:1। और ये एडवांस डिक्लाइन लाइन देखिए आप। अब बैंक निफ्टी भले ऊपर से खुल के नीचे आया है ना, निफ्टी ऊपर से खुल के थोड़ा नीचे आया, एडवांस डिक्लाइन जहाँ खुला वो पूरे दिन, ये पूरे दिन का 5:1 का एडवांस डिक्लाइन है। यहाँ पर आपको फोकस करना। वैसे भी एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ ना कि बाजार से मतलब निफ्टी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है। पिछले 2-3 महीनों में पोर्टफोलियो स्टॉक में शानदार चमक रही है, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी आज आपको मूव मिल रहे हैं। और एक चीज़ और जो कि एक्सपेक्टेड था, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने एक्सपेक्ट किया होगा, सिर्फ हम ही क्यों, कि रेट सेंसिटिव्स भागेंगे यहाँ से। ऑटोज़, रियल एस्टेट, बैंक्स, NBFCs, ये 4 सेक्टर हमने मेंशन किए थे सुबह कि सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेंगे, ऑटोज़, रियल एस्टेट, बैंक्स और NBFCs, यही सारे भागे हैं। हाँ, बैंक्स और NBFCs में थोड़ा हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ऑटोज़ और रियल एस्टेट में नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से भी क्या हम और तेज़ी से भागेंगे या नहीं भागेंगे, लेट्स सी। भागेंगे या नहीं भागेंगे, भागना चाहिए वैसे तो, क्यों नहीं भागना चाहिए, है ना? ये आप हंस रही हैं, वैसे क्यों नहीं भागना चाहिए? बिल्कुल भागना चाहिए। तो यही बड़ा सवाल था और आखिरी का 1.5 घंटा काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो हमने एनालिसिस की थी CNBC आवाज पर सुबह, वो सटीक पड़ती हुई नजर आई। निफ्टी आप देखिए 24,000 का रेजिस्टेंस बताया था हमने सुबह, 24,011 तक गया, वहीं से थोड़ा पलटा है, तो थोड़ी वहां से मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंक निफ्टी पर यह व्यू लिया गया था कि गैप अप के बाद हो सकता है कि वहां से थोड़ा फिसले नीचे की तरफ, वो वही होता हुआ नजर आएगा आपको। देखिए 700 पॉइंट के ऊपर की हमने तेजी के साथ बैंक निफ्टी में शुरुआत की थी, अब मात्र 400 पॉइंट, मात्र नहीं 400 पॉइंट अभी भी ऊपर है इनफैक्ट बैंक निफ्टी पर। लेकिन सर सवाल अहम ये कि प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर इस तरह से थोड़ा सा, लेकिन अब इस प्रॉफिट बुकिंग की बात करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? आपको पता था कि मैं आपको टोक दूंगा मात्र कहने को, तो इसके लिए आपने 400 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी। हाँ, 400 पॉइंट कम थोड़ा ना होते हैं यार, जिसके पास है उससे पूछो 400 पॉइंट की क्या वैल्यू है, जो होल्ड कर रहा है उसके पास ऑब्वियसली। और देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ बताऊँ, मार्केट ने पिछले मंडे को आपको कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मार्केट में बॉटम होंगे। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आज जो हुआ वो हुआ, असली मार्केट का कंफर्मेशन पिछले मंडे को आ गया था। जब पिछले मंडे को पूरी दुनिया में ना, मेरे एक ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह में सब में चल रहा था कि अब तो मार्केट यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जो मंडे का लो है वो आपके लिए सैक्रोसैंक्ट होगा, और उसके बाद आप वहाँ से देखिए किस तरीके से मार्केट भागा है। अब क्या है, सब कुछ हो जाए वो हिंदी फिल्मों की तरह, एंड में पुलिस आ जाए, कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, वो अब उस तरीके के बाद अगर आप तबले रहे। अच्छा, मैं एक और चीज़ कहूँ, आज भी आपने लिया, आपको लग रहा होगा कि मैं फंस गया आज लेकर, फिर भी आप नहीं फंसे, बस आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ से पता क्या रहेगा, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा यहाँ से FIIs का कैश मार्केट में एक्शन, क्योंकि ट्रिगर्स है मार्केट में तेजी वाले, ट्रिगर्स सारे के सारे। अब मार्केट के पास ना चलने का ट्रिगर नहीं है। कच्चा तेल 84-83 पर आ गया, सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है। 80 इनफैक्ट और डिक्लाइनिंग ही, अगर आप देखें 83-51 पर है। सपोज करिए आज रात को यूएस में बड़ी रैली होती है, उस डील पर एक कंफर्मेशन, मोहर, सब कुछ हो जाता है, सुबह आप खुलते हैं, मान लीजिए कच्चे तेल 80 के भी नीचे है। अब इस तरीके के अगर मूव आ गए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट के लिए। F&O में 4 दिन से शॉर्ट कवरिंग हो रही है FIIs की, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। वैसे इतने 2,42,000 शॉर्ट थे, ये आंकड़ा 1.5 लाख तक आ जाएगा अगले कुछ दिनों में होपफुली। कैश मार्केट की बाइंग ज़रूरी है हमें, बड़ी रैली टिकने के लिए कैश मार्केट। देखिए एक और चीज़, कैश में पैसा आएगा या नहीं आएगा ये काफ़ी डिसाइड करेगा। अब आता हूँ मैं आपके सवालों पर। देखिए इतने बड़े गैप अप के बाद ऑलरेडी पहले वाली रैली हो चुकी है, उसमें आप चेज़ नहीं कर सकते। ये एक नॉर्म होता है, रूल होता है मार्केट का, कि आप कभी भी गैप के उसमें नहीं जा सकते। हाँ, अगर मार्केट पिछले हफ्ते रैली नहीं हुई होती और ये उसके बाद गैप अप हुआ होता तो मैं जरूर कहता कि फिर आप गैप अप चेस करिए। आज क्यों हमने एक व्यू लिया कि गैप अप नहीं चेस करना है, क्योंकि हम एक ऑलरेडी रैली देख चुके थे। फ्राइडे को बड़ी रैली हुई थी, उससे पहले 3 दिन बड़ी रैली हुई थी, तो है ना, उसके बाद आप चेस नहीं कर सकते। आज लेने वालों को भी फायदा होगा, बस आपको होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। और मैं तो चाहूँगा कि जिन्होंने आज लिया उनका ही पैसा बने, है ना। हालांकि हमने एक व्यू लिया था कि सुबह एकदम गैप अप पे मत चेस करिए इन लेवल्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल अब रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो गया, हमने सुबह 23,850 की बात की थी कि 23,850 तक अगर आए तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, ठीक है। इंडिविजुअल शेयरों में ना एक बुफे लगा है। अब बुफे में ना वो आपकी चॉइस है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक चीज़ बस मत करिए, डोसा भी ले लिया, अंडा भी ले लिया, पनीर भी ले लिया, पराठा भी ले लिया, पूरी भी ले ली, वो खाएंगे तो फिर बदहज़मी होगी।
तो शेयर चुनिए, अच्छे शेयर चुनिए, लेकिन अपने हिसाब से ओवर ईटिंग ना करें बस, ठीक है ना, ये जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि रेट सेंसिटिव जो है ना वो बड़ी रैली के लिए तैयार है। यहाँ से ऑलरेडी बड़ी रैली हो चुकी है, लेकिन और बड़ी रैली के लिए वो तैयार है। अगर कच्चा तेल 80 के नीचे आ गया ना, अपने आप आपके बहुत सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे। आरबीआई की पॉलिसी कितनी प्रैग्मेटिक थी। गवर्नर साहब ने साफ कहा कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जिसमें हमें हॉकिश व्यू लेना पड़े, देखते हैं कुछ समय के लिए। और इसीलिए वो गवर्नर है, इसीलिए वो आरबीआई, क्योंकि हम घबरा जाते हैं छोटे मोटे एक मूव से, लेकिन उनको तो पॉलिसी चलानी है, देश चलाना है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट तैयार है बड़ी रैली के लिए। अब मैं आता हूँ लेवल्स पर। निफ्टी पर अप्रोच रहेगी, रेजिस्टेंस रहेगा करीब करीब 24,000 से 24,200 का, और सपोर्ट रहेगा करीब करीब 23,700 से 23,800। और बैंक निफ्टी पर रेजिस्टेंस रहेगा आपका करीब करीब 57,500 से 57,800। आज का हाई करीब करीब 57,800 था, और सपोर्ट 56,950 से 57,050। एक और चीज़, 56,950 पर आपका 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, तो वो आपके लिए एक और लेवल होगा जो आप वॉच आउट करेंगे। आज ब्यूरो नहीं है तो मैं कुछ एक काम करता हूँ, कुछ आपको 3-4 स्टॉक्स दिखा देता हूँ जहाँ पर एफ&ओ में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। जैसे कि ट्रेंड है, ट्रेंड में अच्छा एक्शन है, एक बार ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए। मोतीलाल ओसवाल है, यहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन हुआ है। ये एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन है। इसके अलावा अगर आप प्योर शॉर्ट कवरिंग देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ प्योर शॉर्ट कवरिंग से चले हैं स्टॉक्स, जैसे कि आइनॉक्स विंड है या फिर स्विगी है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। MCX में अच्छा मूव आया, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मूव आए हैं। सर, मेरी नज़रें आज 2 स्पेस पर टिकी हुई थी। एक तो रियल्टी पैक 4.5% की तेज़ी के साथ अभी भी काम काज कर रहा है, निफ्टी रियल्टी, और निफ्टी ऑटो भी मैं देख रही थी 3% से ज़्यादा की तेज़ी। सुबह आपने कहा था कि रेट सेंसिटिव स्पेसेस रहेंगे फोकस में, अभी भी आपने अपने कमेंट्री में जिक्र किया कि आगे भी यहाँ पर अवसर तलाश है। तो ऑटो, रियल्टी और जो आपने सुबह बताया सर NBFCs और बैंक, ये रहेंगे फोकस में आगे? 100%। देखिए, मैं ना आपको ऑटो इंडेक्स का एक काम करता हूँ, मैं आपको 3 महीने का और 6 महीने का चार्ट दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको एक 12 महीने का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना। फाइल कर दीजिएगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने, ये 3 महीने का चार्ट है ऑटो इंडेक्स का, ठीक है। करीब करीब आपको 12% के प्लस रिटर्न्स दिख रहे हैं, जिसमें कि आज का मूव शामिल है। अब ये है 6 महीने का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 महीने का दिखा दीजिए, उसको मैं बताता हूँ मैं आपको 6 महीने और 12 महीने का मैं क्यों स्पेसिफिकली कर रहा था। ये 12 महीने का है। देखिए, GST कट के बाद ऑटो स्टॉक्स में अच्छी रैली बन रही थी। वो एक शुरुआती पॉइंट था एक बड़ी रैली के लिए। गिरना कहाँ से शुरू हुए, वो वॉर आ गई गलत टाइम पर, वो वॉर की वजह से एकदम से बड़ी गिरावट आ गई इन सब स्टॉक्स में। अब इन्होंने उतना गेन किया है, कम से कम वो जो हाई था 29,200 का, वहाँ तक तो पहुँचेंगे ऑटो स्टॉक्स कम से कम। सेम मैं आपको रियल एस्टेट में दिखा देता हूँ। आप देखेंगे रियल एस्टेट का भी, अगर आप 12 में, हाँ रियल एस्टेट थोड़ा पहले एक बेरिश मार्केट में था, उतनी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नहीं था रियल एस्टेट जितना कि ऑटो था 12 महीने में, इसलिए भी अभी भी आपको 20% डाउन दिखाई देगा। यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत शानदार मौके हैं, क्योंकि अगर मार्केट के लिए एक रिस्क खत्म हो रहा है कि आगे जाकर रेट हाइक्स होंगे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। बैंक्स और NBFCs, तो श्रेया मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, इस मार्केट में हमेशा अगर कभी भी हाइज बनेंगे वो बैंक्स के बिना बन ही नहीं सकते, अरिथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। आपका 35 से 40% इंडेक्स बैंक्स और NBFC से बनता है। इनमें रैली आए बिना मार्केट की रैली टिक ही नहीं सकती। ये सिंपल एक लॉजिक है। तो इसके लिए ये जो स्पेस है ये भी आउट परफॉर्म करने वाली है, ये भी आप मान के चलिए। निफ्टी, ऑटो, रियल्टी, बैंक्स, NBFCs रहेंगे फोकस में। ब्रेथ शानदार 5:1 का रेशियो बरकरार रखा था। मिड कैप, स्मॉल कैप में तूफानी तेजी। सर, आपने कब से प्रेडिक्शन कर रखी थी इसकी, और लगातार हमने उसके बाद से एक तरफा रैली भी देखी, लेकिन आपने कहा कि बूफे लगा हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छी है। तो ये कैसे हम पहचाने, जाने कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं और कौन से स्टॉक्स नहीं भी लेने, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं ले। ये तो देखिए बहुत टफ सवाल पूछ लिया आपने। मैं काम करता हूँ, मैं आपको ना एक चार्ट दिखाता हूँ श्रेया। स्मॉल कैप इंडेक्स का ये एक टेक्निकल चार्ट है। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज को काटा है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी लाइफ टाइम हाई पर नहीं है। सोचिए आप, स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5 साल की बेयर मार्केट प्ले आउट हुई थी। आपको याद है, हमारे व्यूअर्स को याद होगा, जब पीक बुल मार्केट चल रही थी, जब सब गिन गिन कर रोज़ 11-12 स्टॉक रेकमेंड करते थे, सब उस समय की बात है ये। तब हम स्मॉल कैप और मिड कैप पे नेगेटिव हुए थे 2024 में, कि अब स्मॉल कैप और मिड कैप में, क्योंकि उस समय आर्ग्यूमेंट ये था कि रिटेल का पैसा बहुत है, वो संभाल लेगा मार्केट को। वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तब हमने एक व्यू लिया था कि हम मिड कैप और स्मॉल कैप पे नेगेटिव हुए थे।
1.5 साल तक मैं नेगेटिव रहा मिड कैप और स्मॉल कैप पर। वॉर शुरू हुई मार्च एंड में, अप्रैल 1 में हमने एक व्यू लिया कि यहाँ से पैसा डालिए अब मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर आपने पैसा बचाया है अब मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा डालिए। अब एक काम करिए, मुझे 3 महीने का मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट दिखा दीजिए। अब इस चार्ट को हटा दीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप का 3 महीने का चार्ट देखिए आप। ये आपको बता रहा है कि ये एक अलग ही टाइप के बुल मार्केट में है। कौन से स्टॉक्स आपको अवॉइड करने हैं? सिंपल है, जिन्होंने आपका पैसा डिस्ट्रॉय करा है ना, उनको मत लीजिए, चाहे आपकी जो मर्जी टेम्पटेशन हो, उन्हें मत लीजिए। जिन्होंने आपका पैसा डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वन रीज़न और द अदर, किसी भी रीज़न से अगर उन्होंने आपका पैसा डिस्ट्रॉय किया तो वो आगे भी करेंगे। स्टॉक्स वो चुनिए जहाँ पर, जब हमने अप्रैल में एक व्यू बनाया था कि एक ऐसे स्टॉक्स चुनिए जिनकी 20% की अर्निंग्स ग्रोथ हो और वैल्यूएशन 10 से 15 की थी। आज आपको वो स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, तब मिल रहे थे। तब मिल रहे थे, अब नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे मिल जाएंगे जो 20 टाइम्स पर होंगे, 20% अर्निंग्स ग्रोथ और 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, इस तरीके के स्टॉक्स मिल जाएंगे। या फिर जो रेजिलिएंट स्टॉक्स रहे हैं उन पर फोकस कर लें आप, वो एक अप्रोच हो सकती है। तो ऐसे आप काम करें। चलिए एक काम करते हैं, अब फटाफट रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स, सोने में चमक और स्टॉक में चमक, उस वजह से अच्छी खासी तेज़ी आज, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पिटे हुए स्टॉक्स में भी ये शामिल था, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ गई यहाँ पर। L&T फाइनेंस, चोला, श्रीराम फाइनेंस, इनमें से एक दो तो आज हमारी स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी में भी थे। और लगातार ये बात हुई है कि मजबूत NBFCs में अच्छा उछाल आएगा, तो एक शानदार उछाल इन तीनों में आया। मोतीलाल ओसवाल, आज सुबह जब खुला था तब हमने बात की थी, एक ब्रोकरेज नोट पढ़ रहा था मैं सुबह, एक कस्प ऑफ अ बिग रिवर्सल ये स्टॉक था और अच्छा मूव आया इसमें, करीब करीब 6% का। पेट्रोनेट LNG एक और स्टॉक है, आज सुबह मैंने बिग स्टॉक में भी बात की थी इसकी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलने का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ये। LNG की सप्लाई वहाँ से रिस्टोर होती है, उसकी वजह से। DLF एक और स्टॉक है, रेट सेंसिटिव शेयरों में अच्छी तेज़ी है आज। DLF ने लीड किया, उसको करना भी चाहिए, नंबर 1 स्टॉक है अगर स्पेस का, तो नंबर 1 स्टॉक भागेगा भी उसी तरीके से। ऊनो मिंडा, यहाँ पर ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में अच्छी तेज़ी हुई है, तो ये भी एक और स्टॉक है जो आज अच्छा चला है। फिसड्डी स्टॉक्स में सिर्फ एक है औरो फार्मा, और औरो फार्मा क्योंकि US FDA के एक्शन के बाद बड़ी गिरावट आई, तो इस वजह से। वैसे नंबर 1 से याद आया, मैं आज एक और चीज़ जो नंबर 1 रही, और जो आज हमारा अनिल अग्रवाल के साथ इंटरव्यू था, है ना, नंबर 1 रहा भाई। नंबर 1 चैनल पे इंटरव्यू होगा तो फिर वो नंबर 1 तो होगा ही ना, वो काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं उसके, और इंटरव्यू भी काफ़ी शानदार हुआ। ठीक है, वेदांता के जो 4 स्टॉक्स हैं उनकी, वेदांता दिखा दीजिए, वेदांता के 4 स्टॉक्स हैं उनकी इतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है इसलिए ना, पार्ट एंड पार्सल। आई एम श्योर कि अनिल अग्रवाल देख भी नहीं रहे होंगे कि आज स्टॉक्स में थोड़ी सी फीकी लिस्टिंग हुई। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, आगे सब चलता रहेगा। चलिए आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। राइट सर, जो स्टॉक्स आपने गिनाए हैं अभी, वही सारे स्टॉक्स ट्रेंडिंग है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। मार्केट ऊपर है और आपको स्टॉक्स दिखेंगे ट्रेंड 6.5% ऊपर है आज के सेशन में। पूरा NBFC स्पेस शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। श्रीराम फाइनेंस देखिए 5.5%, इटर्नल, स्विगी में भी आज मूव अच्छे हैं, तो इटर्नल 4% ऊपर चढ़ गया। आयशर मोटर्स ऑटो पैक तो है ही फोकस में, 3% से ऊपर आपको पूरा ऑटो इंडेक्स कामकाज करता हुआ नजर आएगा, तो आयशर मोटर्स भी 4% ऊपर। सोने में अच्छी तेज़ी, कल्याण ज्वेलर्स वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, 11% ऊपर है। इंट्राडे में 15% की तेज़ी हमने देखी। अशोक लेलैंड अगेन ये 3.5-4% ऊपर, पूरा ऑटो पैक फोकस में अगेन। और आप देखिए मोतीलाल ओसवाल तो फ्राइडे के सेशन में भी फोकस में था। UBS ने रिपोर्ट इस पर अपनी कवरेज की शुरुआत की थी, रिपोर्ट निकाली थी। फ्राइडे के सेशन में भी डेज हाई पर बंद और आज भी 6% ऊपर है। L&T फाइनेंस अगेन लगभग 7% की तेज़ी। बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स रहे, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन कुछ काउंटर्स जो पहले चल रहे थे, NTPC थोड़ी मुनाफा वसूली का यहाँ पे देखी जा रही है 2% नीचे। ऑटो स्पेस में आज बजाज ऑटो थोड़ा कमज़ोर है, आपको 1% नीचे नज़र आएगा। और ऑयल में, क्रूड में जिस तरीके से नरमी, तो ONGC 1% नीचे। और फार्मा स्पेस थोड़ा बैकफुट पर है, तो 0.5% के करीब सिप्ला टूट गया आज के सेशन में। वायदा में आपको औरबिंदु फार्मा नज़र आएगा, US FDA के एक्शन के बाद 5.5% नीचे। जाइडस लाइफ, NMDC ये भी लगभग 1.5% टूटे। और GE वर्नोवा चला भी काफ़ी स्टॉक ज़्यादा और आज 2% के करीब गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन शो में होगा क्या, शो फ्लो समझ लेते हैं। तो हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम
प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, पंकज रांधड़ और सोमिल मेहता जी से 2:20 पर कंचन बताएंगे सीमेंट शेयरों में मजबूती क्यों है। 2:30 बजे वेदांता डीमर्जर की पूरी डिटेल लेकर आएगी नुपुर। 2:40 पर आशीष बताएंगे आपको एथेनॉल से जुड़ी कंपनियां फोकस में क्यों हैं। 2:45 पर आशीष से ही समझेंगे स्विगी फोकस में क्यों आया आज। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे यूटीआई एएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी जी। 3:10 पे एनर्जी से स्ट्रैटेजी। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक। 3:20 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आज तो काफ़ी अच्छा दिन है मार्केट के लिए। और देखिए, ये भले ही ट्रेडिंग कॉल रही हो कि आज एक गैप अप पे आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, काफ़ी अच्छा है और कोई इसमें डाउट नहीं है। देखते हैं अब यहाँ से क्या मूव्स रहेंगे, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी कॉल्स तो लॉन्ग साइड पर ही होनी चाहिए ज़्यादातर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, आप शुरुआत करें, बताइए क्या स्टॉक रहेगा रेडार पर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरे ख्याल से लॉन्ग ही होना चाहिए और स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज। ट्रेड करा है 2020। आई थिंक इसका जिक्र मैंने शायद वेडनेसडे थर्सडे को भी किया था। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है 2020 पर ट्रेड करता है। स्टॉप लगाएंगे 2000 का, मतलब 20 रुपए। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2050। फर्स्ट रहेगा हायर जोन देखने को मिल सकते हैं यहाँ से भारत फोर्ज। स्पिल ओवर ट्रेड पॉसिबल। ऑटोज, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए भारत फोर्ज गाबा सर की पिक हो गई। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, ऑटोज पे मेरी नजर है और उसमें से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयशर मोटर। बेहतरीन चार्ट है श्रेया, इट्स अ क्लीन ब्रेकआउट। टेक्निकली हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन कहते हैं। लॉन्ग फॉर्मेशन अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 5%। तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट विद सो मेनी पैरामीटर्स। तो आयशर में मोमेंटम कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। 7640 7640 ये फ्यूचर प्राइस है, तो 7600 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 7750 से लेके 7800। मुझे लगता है ये हम इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो आयशर मोटर लुक्स गुड टू मी। आयशर मोटर लुक्स गुड। और सुबह भी हम चैनल पर आई थिंक आयशर मोटर्स की कॉल गई थी। हाँ, शानदार मूव है, शानदार मूव है। मानस जी, गुड आफ्टरनून। मानस जी, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, डीमार्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। डीमार्ट में इंटरडे चार्ट पे रिवर्सल के साइन है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो डीमार्ट तैयार है एक बाउंस बैक के लिए। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 4040 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4225 4225 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 4100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 102 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 70 रुपए का लगाना है और टारगेट आपको 160 के सेट करके चलना है। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट मैनेजर की पिक हो गई। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक किस वक्त की? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक रहेगी टीवीएस मोटर्स पर। टीवीएस मोटर्स में एक एंडिंग नाइगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। बहुत समय से ये साइडवेज था और आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी टूटी है। ट्रेडिंग अबाउट 2040 डेली मूविंग एवरेज, बोथ गुड सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 3360 और टारगेट ऊपर में रहेगा 3700। टीवीएस मोटर सोमिल जी की पसंद ऑटो स्पेस से। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज सर एंड ऑल द को-पैनलिस्ट। श्रेया जी, प्रेस्टीज पे नजरें हैं। रियलिटी पैक में काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 200 डेमा के ऊपर काउंटर जा रहा है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंट के साथ में की मूविंग एवरेजेस काफी प्रोमिनेंट स्टेज से ऊपर है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फॉलो थ्रू बाइंग कल भी होनी चाहिए। 1520 रुपए के टारगेट के लिए इसमें प्ले किया जा सकता है। 1450 रुपए का स्टॉप लॉस सकता है। चलिए, टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। शरद अवस्थी जी के पास चला जाए फंडामेंटल आइडिया के लिए। शरद जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या आया स्टॉक आपके रेडार पर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है हैल एक काफी बढ़िया बेट है इन लेवल्स पे। कंपनी ने ऊपर से काफी करेक्शन देखी है। ऑर्डर बुक करीब 1.25 लाख करोड़ की है और हमें लगता है कंपनी जो प्लान कर रही है अगले 5 साल में इसको बढ़ा के लगभग 2.25 लाख करोड़ की। और नए प्रोजेक्ट चाहे सुखोई हो, चाहे प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे तेजस MK1 है, पोटेंशियल हो, मुझे लगता है ये सारी चीजों से ये ऑर्डर बुक में अग्रेशन आना काफी स्वाभाविक है अगले 4-5 सालों में।
और मोड के हिसाब से विद इन डिफेंस ये स्ट्रांग है, डिफेंस की लॉन्ग टर्म एलोकेशन अभी भी स्ट्रांग है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल 20-25% जैसी ग्रोथ आना टॉप लाइन और बॉटम लाइन में बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 150 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी और अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया वाले जो एक्सपोर्ट्स के चैनल खुल रहे हैं वो एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म तो काफी पॉजिटिव है, बट अगले साल भर में भी हमें लगता है वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव है। 150 रुपए पे अगर 35-40 का मल्टीपल भी मिलता है तो 5250 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से है। हैल पसंद आ रहा है डिफेंस स्पेस से शरद जी को इन्वेस्टमेंट आइडिया में, और देखिए शानदार रैली आज के सेशन में 3% ऊपर है। टेक्निकल कॉल साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया है इस मार्केट में। रिकैप करती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लें। गाबासन ने भारत फोर्ज चुना है, 2050 का टारगेट देख रहे हैं वो, 2000 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी कह रहे हैं कि आयशर मोटर्स में अच्छी तेज़ी है, सुबह रचना जी ने भी सुझाया था और मार्केट खुलने से पहले शानदार तेज़ी यहाँ पर भी 7750 7800 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 7600 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी डी मार्ट के साथ जा रहे हैं, यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी नजर आ रही है, 4225 तक के टारगेट है, 4040 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा आप 4100 के कॉल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आपको 70 का स्टॉप लॉस लगाना है, 160 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोमिल जी ऑटो स्पेस से अगेन टीवीएस मोटर्स चुन रहे हैं, जहां पर दमखम नजर आ रहा है उनको, 3700 का टारगेट उनकी तरफ से, 3360 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। रियल्टी पैक में सबसे ज़्यादा तेज़ी आज के सेशन में 4.5% ऊपर है, तो वहाँ से प्रेस्टीज स्टेट्स पंकज जी को पसंद आ रहा है, 1520 का टारगेट है, 1450 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। और शरद जी ने हैल चुना है, जहाँ पर उनको लंबी अवधि के नज़रिए से स्टॉक पसंद आ रहा है। शुरुआती लक्ष्य 5250 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खरीदारी की राय जाहिर तौर पर अच्छी तेज़ी मार्केट में, ब्रेथ शानदार है। सर मेरी नज़र अशोक लेलैंड पे थी सुबह से ही आज, और भी वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। वायदा में तो 13.5-14% ऊपर, और Q4 नतीजों के बाद हमने व्यू लिया था कि काफ़ी कमज़ोर था, उसके बाद पिटाई है स्टॉक। लेकिन अब जिस तरीके से अभी स्टॉक भाग रहा है, क्या एक पॉजिटिविटी की उम्मीद करें अशोक लेलैंड से? देखिए थोड़ी सी हो सकती है पॉजिटिविटी की उम्मीद है। मेरा मानना ये है कि ऑटोज में ना बेहतर शेयर्स हैं आपके पास अशोक लेलैंड के मुकाबले, क्योंकि अशोक लेलैंड, देखिए अब अगर वो जो सीवी साइकिल पलटने का रेस था, अगर वो नहीं होता है तो अशोक लेलैंड बड़ी तेजी आएगी। उसका प्रूफ आ जाएगा अगले क्वार्टर के नंबर्स के साथ और उसकी कमेंट्री के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है जो आपने दूसरे स्टॉक मेंशन करे ना, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, अशोक लेलैंड में देखिए आप आज खुलने के बाद नहीं, इनफैक्ट आज डे लो पर है। अशोक लेलैंड एक्चुअली डे लो पर है, खुला था सुबह 6% 5% ऊपर, लेकिन अब आप खुलने के बाद लेंगे ना, कल के प्राइस पे थोड़ा ना ले सकते हैं, खुलने के बाद लिया। एक्चुअली देखें तो डील ऊपर है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ वाले स्टॉक पता है कौन से हैं? टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स। ये क्यों? क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में आज की डेट में भी, जो बात सुबह अनिल अग्रवाल जी ने कही थी ना, भले ही लोगों को बुरी लगती हैं वो बातें, हिंदुस्तान अमीर देश नहीं है। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग देश है, एक सॉर्ट ऑफ गरीब देश है जिसमें बहुत अमीर लोग भी रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो जब कोई भी बाइक प्लान करते हैं तो वो EMI पे लेते हैं। सबसे पहली आप बाइक ही लेते हैं और वो EMI पे लेते हैं, ऑब्वियसली, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा हीरो, टीवीएस जैसे स्टॉक चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मोट मुझे लग रहा है यहाँ पर है। इसके बाद मैं नंबर रखूँगा M&M और मारुति का, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा एस्पिरेशनल उसमें आ जाएगा, गाड़ियाँ लेनी है आपको, है ना। तो M&M वैसे एक रिस्क फैक्टर रहेगा मॉनसून का, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर प्ले भी इन्वॉल्व है। M&M, मारुति, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, वो एक और प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी भी, मेरा ये मानना है कि अभी भी अशोक लेलैंड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है रिलेटिवली, जितनी कि बाकी की ऑटो पैक में है, तो वो मेरा अभी भी इंटैक्ट है। चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं, और आज सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। अल्ट्राटेक 3-3.5% ऊपर है। इसके अलावा बाकी सीमेंट स्टॉक्स हैं जहाँ पर शानदार तेज़ी है। जेके तो करीब 6-6.5% ऊपर है। कंचन से जानते हैं CLS आखिरकार क्या कह रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स पर। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगर उनका कहना है कि अगर पिछले एक साल में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी पिटाई जो है सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें होती हुई दिखाई दी है। जो शेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हमें सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, तो आप जो अपॉर्चुनिटी है उसका पूरा जो फ़ायदा है वो उठा के इस टाइम पे चल सकते हैं। इसके बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट में, हमने देखिए अप्रैल और मई में तो प्राइस हाइक देखा ही था, लेकिन जून में ये भी माना जा रहा है कि 10 रुपये से लेके 60 रुपये पर बैग तक का हमें जो प्राइस हाइक है वो बाजार में आता हुआ दिखाई दे सकता है। उनका कहना
कहना यह है कि नियर टर्म में हो सकता है कि जो एक प्रेशर है वो हमें दिखाई दे, लेकिन अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 28 की तो वहां से हमें जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है। मुनाफा यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ने का जो अनुमान है वो भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद CLSA, सेंट्रम और बाकी जो मार्केट एनालिस्ट है उनका भी यही कहना है कि आप इस टाइम पे बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो बना के चल सकते हैं। जिस तरीके से इंफ्रा पे हमारा देश फोकस कर रहा है वहां से भी सीधा फायदा जो सीमेंट स्टॉक्स है उनको आता हुआ दिखाई देगा। CLSA की टॉप पिक की माने तो इस टाइम पे अल्ट्राटेक, डालमिया भारत और साथ में श्री सीमेंट को वो इस टाइम पे फोकस में लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशंस की तो ये भी काफी ज्यादा करेक्ट होते हुए इस टाइम पे दिखाई दिए हैं। अंबुजा की बात करें तो 21x के पी पे कारोबार कर रहा है, अल्ट्राटेक 40, श्री सीमेंट 50, जेके सीमेंट 35 और साथ में डालमिया की बात करें तो 30x पे कारोबार कर रहा है, यानी कि अपने हाई से ये भी काफी ज्यादा करेक्ट हो गए हैं। तो उनका कहना है कि जब सस्ते में कोई अच्छी चीज मिल रही है तो उनको खरीदना जरूरी है। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन, अच्छी रिपोर्ट थी आज ये और अच्छा प्राइस मूव भी है सीमेंट स्टॉक्स में। शरद जी, आपको अगर कोई एक सीमेंट स्टॉक पिक करना हो तो कौन सा होगा? एक अंडर परफॉर्मर जैसे कि अंबुजा सीमेंट या फिर एक आउट परफॉर्मर जैसे कि अल्ट्राटेक या कुछ और? अंबुजा में और अल्ट्राटेक में तो देखिए बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट हम नहीं खोज पा रहे हैं और अभी तक अंबुजा की कुछ क्लैरिटी भी नहीं समझ में आ रही कि आगे चल के कैसे प्लेस आउट होगा। बट जिस टाइप की डेवलपमेंट ईस्ट इंडिया में हो रही है, हमें लगता है डालमिया को उसका काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के और कोई इश्यूज क्रॉप अप नहीं होते तो हमें लगता है डालमिया भारत एक बढ़िया बेट हो सकती है। साउथ और ईस्टर्न इंडिया दोनों जगह उनके पास काफी कैपेसिटीज हैं जहां से काफी फायदा उनको हो सकता है और काफी बढ़िया करेक्शन हमने पिछले कुछ समय में भी देखी है। तो वैल्यूएशन वाइज बड़े प्लेयर्स में मुझे लगता है डालमिया भारत सबसे अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सीमेंट स्पेस में डालमिया भारत ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है शरद जी को, 3.5% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। अच्छा, ऑटो स्पेस का जिक्र कर रहे थे हम और आज तो जिक्र करना बनता भी है। पूरा ऑटो स्पेस के काउंटर्स एक तरफ और बजाज ऑटो एक तरफ। बजाज ऑटो देखिए आज ऊपरी स्रोत से फिसला है और आपको 1% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा, करीब करीब 1.5 के आसपास ही। राजेश जी, बजाज ऑटो से क्यों नहीं पाया आज, जहां पे पूरे ऑटो स्पेस में हमने देखा तेजी, बजाज ऑटो नीचे है? क्या ये लेवल सही है, खरीदने लायक लग रहा है, इस गिरावट में हाथ लगाए? ठीक है श्रेया, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि बजाज ऑटो का अगर आप डेरिवेटिव्स का भी पैटर्न देखें तो कम से कम आप कह सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट देखिए करीबन 9.5 पे एंड प्राइस डाउन। तो कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे हेवी शॉर्ट बिल्टअप है और चार्टिकली लगता है जब तक 10,200 के ऊपर बजाज ऑटो नहीं जाता तब तक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना मुश्किल है। तो इसका जो पैटर्न है, इसका चार्ट है, ये थोड़ा वीक है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 9,600 से लेकर 9,400 तक का एक डिप यहाँ पे मिलेगा। एट दिस लेवल मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ओके, थोड़ा सा इस लेवल पे वेट करना चाहिए। एक बार मैं एक और स्टॉक का व्यू ले लेता हूँ, उसके बाद फिर कैश कॉल्स की शुरुआत करेंगे। एक बार लेकर आइए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये आज सुबह जैसे सुबह खोला था एक सेंस बनी थी कि ये स्टॉक आज कुछ कमाल करने वाला है। इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सुबह नोट भी आया था एक। इस पर एक व्यू दीजिए मानस जी आप, मोतीलाल ओसवाल, क्योंकि कैपिटल मार्केट थीम में इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन आज का जो मूव है क्या एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है यहाँ पर, और क्या क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर आपका? तो देखिए, पिछले करीब 7-8 हफ्तों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 900 रुपए के आसपास था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। अब इस आधार पे अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो 1050 के आते हैं। अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, पोजिशन ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस आपके 870 के नीचे होंगे, 870 रुपए के नीचे रहेंगे। लेकिन टारगेट आपके 1050 से 1075 की रेंज में भी हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल, शानदार मूव्स यहाँ पर। फ्राइडे को भी हमने देखा था अच्छी खासी तेजी थी। यूबीएस ने यहाँ पर रिपोर्ट की शुरुआत की थी, कवरेज की शुरुआत की थी और 1150 के टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आए थे उस वक्त। तो मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग प्राइस अगर आप देखें तो 47% का अपसाइड वहाँ पे भी नजर आ रहा था। तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और आज की भी रिपोर्ट काफ़ी बुलिश। लेकिन अब वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का, तो कैश कॉल्स लेंगे हम गाबासर से, सोमिल जी से और राजेश जी से। गाबासर बताइए फिर कैश में कौन सा काउंटर? ध्यान है ग्रो श्रेया, ग्रो पर 206 पे आसपास ट्रेड कर रहा है ग्रो। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 204 का, 2 रुपए का। टारगेट होना चाहिए 212 से 215, ये एक जोन है, कल तक जा सकता है ग्रो। ये हो गई गाबासर की ट्रेड कैश में। राजेश जी, आपकी ट्रेड कैश में?
अनुज जी देखिए, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड, आप इसका चार्ट देखिए, एक रिवर्सल वाला चार्ट है, बेयर ट्रैप सिचुएशन है। कहीं ना कहीं लगता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 473 500 510 तक की यहाँ पे जगह है, टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। तो 500 510 के टारगेट के लिए वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड बाय करें एट लेवल ऑफ 473, 10 पॉइंट का यानी 463 का स्टॉप लॉस होगा। वेस्ट लाइफ फूड, राजेश जी के पिक कैश में। सोमिल जी, कैश में आपने क्या देखा? कैश में मैं त्रिवेणी टर्बाइन सजेस्ट कर रहा हूँ। त्रिवेणी टर्बाइन आज फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन कुछ समय से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ये पूरा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू निबल इनटू। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 625 पर और टारगेट रहेगा 775। ओके चलिए, तो ये हो गई आपकी कैश मार्केट की ट्रेड्स। त्रिवेणी टर्बाइन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार नुवामा लेकर आइए, ये भी आज हमारा चार्ट जीपीटी वाला स्टॉक था। यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आए और करीब करीब 6% का मूव है। और देखिए, चला हुआ स्टॉक भी श्रेया चल सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ थी आज इसमें। जो सुबह हमने इसको पिक किया था, मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि इतना चला था। लेकिन फिर भी ये कहता ना कि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, फॉलो द चार्ट नॉट योर हार्ट। तो ऐसे तो खैर लाइफ में हार्ट फॉलो करना चाहिए, लेकिन मार्केट में चार्ट फॉलो करना चाहिए ना। तो आज चार्ट फॉलो किया और ठीक ठाक बेनिफिट रहा इसका। नुवामा वेल्थ अच्छे मूव आए यहाँ पर। ये शरद जी, नुवामा वेल्थ आपने स्टडी किया है क्या? क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो शायद ये नहीं है एग्जैक्टली, तो मुझे नंबर्स ऑफ हैंड याद नहीं है, बट मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हम लोग को लग रहा था मोतीलाल प्रोबेबली बेटर प्लेस्ड है, बट वेल्थ में कंपैरेटिवली वैल्यूएशंस थोड़ी ज्यादा ही मिलती हैं, तो बाकी के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से ठीक ही है वैल्यूएशन। कितना, 1 साल फॉरवर्ड पे 23-24 टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है। और जिस टाइप की एक्सप्लोसिव ग्रोथ हमने वेल्थ वगैरह में देखी है अक्रॉस द बोर्ड, तो उसका फायदा इनको भी मिलना चाहिए। तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी वैल्यूएशंस भी नहीं है कि आपको बहुत आगे बढ़ के लेना चाहिए, बट बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेरे ख्याल से फेयर वैल्यू टेरिटरी में है। 28 टाइम अभी और 23-24 टाइम फॉरवर्ड 17-18% ग्रोथ, तो मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यू बोला जा सकता है एट बेस्ट। ठीक है, फेयरली वैल्यूड है। मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा पसंद आ रहा है इस स्पेस से। नवामा वेल्थ पर भी ये व्यू हो गया। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में राजेश पालविया जी। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है ट्रेंट। ट्रेंट में अगर हम देखें तो एक प्राइस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली डेली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा, और हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ आज स्टॉक दिखा रहा है, यहाँ पे हम 3020 से लेके 3040 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में। ऑन द डाउनसाइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2900 के आसपास। ओके, ट्रेंट शानदार मूव है। ट्रेंट में काफ़ी समय से लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में, लेकिन ऑफ लेट अच्छे मूव आने शुरू हुए हैं ट्रेंट में। इनफैक्ट 7% का मूव आया अच्छा। और एक आई थिंक जब से ये एक्स राइट्स गया है उसके बाद 1-2 दिन गिरा था। एक बार 1 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, उसके बाद से इसमें थोड़े से ठीक ठाक मूव्स आए हैं। और आज शायद होपफुली एक ट्रेंड रिवर्सल रहा हो यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समय से, जैसे मैं कह रहा हूँ, स्टॉक में लोग फंसे हैं काफ़ी, और उसके बाद अब थोड़ा सा अच्छे मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं। एक बार इसका 1 साल का भी चार्ट रखिएगा, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। ये इस साल का चार्ट है, हाँ, ये 1 साल का चार्ट देखिए, करीब 21-22% अभी भी नीचे। और 2 साल का देखेंगे तो मेरे ख्याल से और नीचे मिलेगा आपको। काफ़ी गिरावट आई थी स्टॉक में। हाँ, ये देखिए अपने हाई से, तो अगर आप देखेंगे 5600 एडजस्टेड फॉर राइट से ध्यान रखिएगा। ये प्राइस जो है अदरवाइज तो 8000 के करीब का हाई था, वो राइट्स को एडजस्ट करके इस लेवल पे है। चलिए अब बात करते हैं आज के मेगा इवेंट की। जी हाँ, आज बहुत बड़ा इवेंट था। वेदांता की 4 डीमर्ज हुई कंपनियाँ आज बाज़ार में लिस्ट हुई। एल्यूमिनियम एंड आयरन स्टील, पावर और गैस। नूपुर से जानते हैं कि क्या रहेगी अब कंबाइंड सूरत, और कैसी रही आज की लिस्टिंग। नूपुर, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। जो एक्सपेक्टेड जो अवेटेड था लिस्टिंग का वो आज फाइनली दिन आ ही गया और जो चार डीमर्जर जो चार बिजनेस अलग हुए थे वेदांता से उनकी आज लिस्टिंग हो गई। फ्राइडे को हमने फेयर वैल्यू की बात की थी, सुबह भी फेयर वैल्यू की बात की थी और वही कंपैरिजन अगर आप देखें चारों कंपनियों को तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील, इसमें अब जो है लिस्टिंग हो चुकी है। कारोबार भी यहाँ पे जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। इसकी फेयर वैल्यू जो ब्रोकरेज के अनुसार आ रही थी वेदांता एल्यूमिनियम की 480 से 500 रुपए की और उसी के आसपास इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव स्टॉक में फिलहाल आपको नजर आ रहा है। 522 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई है। वेदांता पावर 45 रुपए की यहाँ पे फेयर वैल्यू निकल के आती है ब्रोकरेज के अनुसार और आपको 42 रुपए की यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आई है। वेदांता ऑयल एंड गैस 40 रुपए की फेयर वैल्यू है ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार और 38 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई है। और वेदांता आयरन स्टील की बात करें तो 30 रुपए की इसकी फेयर वैल्यू निकल कर आ रही थी और 20 रुपए के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखी है। अब कारोबार की बात करें तो वेदांता एल्यूमिनियम जो कि सबसे बड़ा कारोबार और बाजार की नजर इसी कारोबार पर बनी हुई है। देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। दुनिया में बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। चाइना के मार्केट छोड़ दे तो FY26 में जो कैपेसिटी थी 2.54 MTPA के आसपास थी और मैनेजमेंट का मानना है कि यही कैपेसिटी जो है वो 2 गुना होती हुई नजर आएगी। पावर की बात करें तो देश की 5वीं बड़ी थर्मल पावर कंपनी और इसकी कैपेसिटी करीबन 3180 के मेगावाट के आसपास आपको नजर आएगी। वेदांता ऑयल एंड गैस प्योर प्ले ऑयल एंड गैस में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो अब ये ऑप्शन भी इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी जो है फिलहाल प्योर प्ले हाइड्रोकार्बन का कारोबार जो है वो इस कंपनी में आते हुए नजर आया। गुजरात ब्लॉक और निकोमेट निकल बिजनेस भी इस कारोबार में फिलहाल शामिल है। और आखिरी बिजनेस आयरन एंड स्टील का, यहाँ पर भी प्योर प्ले आयरन एंड स्टील का कारोबार इस एंटिटी में आपको आते हुए दिखेगा। एक बार FY28 के एबिटा पर भी नज़र डाल लेते हैं और जो वैल्यूएशंस निकल के आ रहे हैं वो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो 40,000 करोड़ का यहाँ पर एबिटा लेके चल रहा है FY28 के एस्टिमेटेड नंबर से ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। वेदांता पावर 1900 करोड़, वेदांता ऑयल एंड गैस 3400 करोड़, वेदांता आयरन स्टील की बात करें तो 2200 करोड़ के आसपास आपको FY28 के एबिटा नंबर्स नजर आएंगे और उसी अनुसार जो है इनके वैल्यूएशंस भी आपकी स्क्रीन पर है। पूरी डिटेल पर हमने मैनेजमेंट के साथ चर्चा भी की। कंपनी के जो फाउंडर एंड चेयरमैन है मिस्टर अनिल अग्रवाल, उनके साथ खास बातचीत की CNBC आवाज़ ने और आइए वही सुनते हैं। एल्यूमिनियम में अभी हम 3 मिलियन टन बनाते हैं, 30 लाख टन, उसको 60 लाख टन करेंगे और उसके बाद उसको 1 करोड़ टन करेंगे। इतनी डिमांड सप्लाई है। हमारे पास 3 बहुत अच्छी माइन हैं, तो माइन से लेके कोल माइन तक फुल्ली इंटीग्रेटेड है। लोग बहुत अच्छे हैं और अब हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। उससे ही हम डेवलप करके ये 1 लाख करोड़ की हम प्रोडक्शन करेंगे। 60 लाख टन हम 3 साल में कर लेंगे। पावर में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे सारे ब्राउन फील्ड हैं। हम 20,000 मेगावाट की पावर के लिए जा रहे हैं और न्यूक्लियर पावर में हमारा बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि थोरियम इंडिया में प्रचुर मात्रा में है जो उसका फ्यूल है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियर और थर्मल, ये हम अभी शॉर्ट टर्म में हम 20,000 मेगावाट जाएंगे, उसके बाद हम 50,000 मेगावाट तक भी जा सकते हैं। उसकी हमारी तैयारी, वो सब ग्रीन फील्ड होगा। ये 20,000 जो है हमारा सब ब्राउन फील्ड में है, सबसे सस्ता बनेगा। 100% कोल हमारे पास है। कोल में मैं बहुत बुलिश हूँ। जैसे कहते हैं ना भारत पर बुलिश। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अनिल अग्रवाल जी ने टारगेट लिए हैं ना, बहुत लोगों को टारगेट अग्रेसिव लग रहे होंगे कि सबके लिए 50-50 बिलियन डॉलर का टारगेट ले लें, क्यों नहीं। और एक हम्बल बिगनिंग से अगर आप बड़ा एम नहीं करेंगे ना तो कैसे होगा। देखिए क्या होता है, आप सपोज आपको मैं एक पत्थर दूँ, बोले कि वो उधर ऊपर मारना है, ठीक है, वहाँ तक नहीं लगेगा लेकिन उसके थोड़ा नीचे तो लगेगा। आप पत्थर फेंकेंगे यहाँ तो वहाँ तो जाने का चांस ही नहीं है। कम से कम आप थोड़ा सा ऊंचा एक वो एम रखेंगे तो उतना ऊंचा नहीं जाएंगे, उसके थोड़ा करीब तो जाएंगे, इर्द-गिर्द तो जाएंगे। और मेरे ख्याल से वो टारगेट्स ले रहे हैं तो बढ़िया रहेंगे टारगेट्स। शरद जी, अब वेदांता की सभी कंपनियां सेपरेटली लिस्ट हो गई, 4 अलग लिस्ट होगी, एक पेरेंट कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। इन 5 कंपनियों में से अगर आपको चुनना हो तो कौन सी चुनेंगे?
हमारे हिसाब से तो चारों पांचों कंपनी में ही थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया है अनलेस एंड अनटिल आप 4-5 साल वाले व्यू पे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से साल 1.5 साल के हिसाब से तो हमें लगता है कि सारे ही थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बुलिश होने की तो जगह नहीं है। मेटल्स पे मैं वैसे भी बहुत बुलिश रहा नहीं हूँ पिछले काफी समय से इन स्पाइट ऑफ द रैली। तो मुझे लगता है अब इन वैल्यूएशंस पे तो हम इनमें से किसी में भी अभी बेट नहीं करना चाहेंगे, रादर अभी वेट एंड वॉच रहेगा, थोड़ी करेक्शन पे हो सकता है हमारा बीट चेंज हो। ओके, चलिए अब बात मेटल्स की हो रही है, तो आज मेटल्स में जो तेज़ी आई है, मतलब एक्स ऑफ वेदांता यूबीएस की रिपोर्ट के बाद, वो रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं कंचन के साथ। कंचन बताइए। जी, अच्छी खासी तेजी आज मेटल पैक में हमें देखने को मिली है। एक तो ये राहत जो हमें आती हुई दिखाई दी है, ग्लोबल फैक्टर थोड़े से यहाँ पे कूल ऑफ हुए हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट हमें मेटल पैक में भी आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुलने से पूरा सेक्टर जो है चमकता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो डिमांड है उसके भी वापस से लौटने की जो अनुमान है मार्केट इस टाइम पे लगा के चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो वो भी हमें कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे अनुमान ये है कि आने वाले टाइम पे कंपनीज के जो मार्जिन्स हैं वहां पे हमें सीधा एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ जो यूबीएस की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बोला है कि जो एल्यूमिनियम सेक्टर है, मैक्रो फैक्टर इस टाइम पे, साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग लेवरेज है प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। स्टील की तरफ अगर हम बात करें तो बोल रहे थोड़ा सा इस टाइम पे आपको कॉशियस अप्रोच जो है वो बरतना है, लेकिन आने वाले टाइम पे एक अच्छी खासी तेजी हमें यहाँ पे आती हुई देखने को मिल सकती है। कोल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बढ़ती एनर्जी की जो डिमांड है उसका सीधा एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जिसके बाद हिंडाल्को पे उन्होंने बाय की रेटिंग दी है, 13.25 के जो टारगेट है वो कोट कर दिए है। नाल्को में खरीदारी 460, कोल इंडिया, जिंदल स्टील में अगर बात करें तो खरीदारी और न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पे दी है। लेकिन जो पसंद नहीं आ रहा है उसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं। सेल पे उन्होंने सेल की राय दी है, 170 के टारगेट दिए हैं, और एनएमडीसी पे भी उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और 80 रुपए के जो टारगेट है वो दिए हैं। इसके अलावा इस टाइम पे हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो ये भी काफी ज्यादा कूल ऑफ होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। हिंडाल्को 13x पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, नाल्को 12x पे, जिंदल स्टील 28x पे, और टाटा स्टील की अगर बात करें तो 21x पे ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री का पी है उससे ये नीचे ही आपको कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैक्रो फैक्टर के साथ साथ जो इंटरनल वैल्यूएशन है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टिंग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी कंफर्टिंग वैल्यूएशंस हैं यहाँ पर। शुक्रिया कंचन। चलिए काम करते हैं, अब धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, राजेश पालवे जी से और पंकज जी से। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन के लिए वीबीएल पे मेरा ध्यान है। वीबीएल में अगर आप देखें तो कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक तैयार हो रहा है एक ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, जो 540 का कॉल ऑप्शन है, 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 540 वाला कॉल ऑप्शन, उसमें खरीदारी करेंगे, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 25 रुपए की टारगेट सेट करें। वरुण बेवरेजेस माइनस जी की पिक हो गई। पंकज जी ऑप्शंस में क्या देख रहे हैं आप? श्रेया जी देखिए, डिक्सॉन ने 12,000 का क्लस्टर बहुत एग्रेसिवली क्रॉस किया है, और कॉल राइटर्स जो है मुझे लगता है कि काफी हद तक वो ट्रैप हो चुके हैं। तो 12,500 की तरफ ये जाने के लिए तैयार है। 12,500 का कॉल ऑप्शन डिक्सॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 220-222 की रेंज में चल रहा है। स्टॉप लॉस इसका 190 रखना है यहाँ पे, और मुझे लगता है ऊपर 275-310 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। डिक्सन, एक बार डिक्सन का जरा 3 महीने का चार्ट रखिएगा जरा स्क्रीन पर। ये तो खैर आज का चार्ट है, और 3 महीने का चार्ट रखिएगा डिक्सन पर। ये देखिए शायद, आई थिंक एक हमने इस पर कॉन्ट्रा व्यू लिया था नंबर्स के बाद, आपको याद होगा कि शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा और यहाँ से सरप्राइज करेगा। उस दिन 10,000 का रेट था मेरे ख्याल से, अगर मेरी मेमोरी सही है तो, और आज 12,000 का रेट हो गया। इस तरीके के मूव्स आए यहाँ पर। राजेश पालवे जी आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो अनुज जी यहाँ पे डी-मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट पे फोकस है। स्टॉक में करेक्शन के बाद यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखें तो एक बेस बिल्डिंग होते हुए दिखा है, और स्टॉक में आज जो रिवर्सल बना है हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। यहाँ पे 4,200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि 64-65 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 85 से 90 रुपीज़ की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 55 रुपए के आसपास। ओके, तो ऑप्शंस में 3 काउंटर्स हमने डिस्कस किए, वरुण बेवरेजेस, डिक्सन, साथ ही एवेन्यू सुपरमार्ट्स।
कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जहां पर अच्छे मूव्स इनफैक्ट मैं आइडेंटिफाई कर रही थी। एक बार SBI लाइफ लेकर आएगा स्क्रीन पर, क्योंकि ऑलमोस्ट डेज हाई पर ये कामकाज कर रहा है 3% की तेजी के साथ, और रखेगा स्क्रीन पर HDFC लाइफ भी। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स भी अच्छा करते हुए ये भी 4% ऊपर है आज के सेशन में डेज हाई पर। और सुबह गावस्कर की पिक थी क्विक सिंगल में HDFC लाइफ। गावस्कर क्या व्यू, अभी अपडेटेड व्यू क्या होगा HDFC लाइफ पर? इनफैक्ट एक प्रीएम्प्टिव कॉल था सुबह, अब ट्रेड करा 577, लगता है टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन अब भी ले सकते हैं। 570 का स्टॉप लगाएंगे, 7 रुपीज का टारगेट, अब भी 590 600 पॉसिबल है कल तक लिए। BTST के तौर पर ले सकते हैं बिल्कुल। ओके, HDFC लाइफ पहला तो टारगेट अचीव हो गया और इन लेवल्स पर भी आप सोच सकते हैं 570 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। HDFC लाइफ, SBI लाइफ में अच्छी खासी तेजी, मैक्स हेल्थ केयर भी देख पा रही हूँ मैं जहाँ पे अच्छी बढ़त है, और पूरा सीमेंट पैक ग्रासिम अच्छा मूव दिखाता हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए E20 और E85 के बाद अब सरकार ने 100% एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी दी है, लेकिन क्या ये नई E100 पॉलिसी और इससे किन कंपनियों को होगा फायदा, ये बताने के लिए आशीष मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। बोल्ड कॉल, अब 100% एथेनॉल, क्या है ये? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए पूरा देश इस समय आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल की बातें कर रहा है। पिछले कई सालों में आप देखें तो जिस प्रकार की ब्लेंडिंग में ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है, इस इंडस्ट्री पर दोबारा से फोकस लौटा है। अब आप देखिए आज के सत्र में भी सिर्फ एक ट्रू ऑल्ट बायो को छोड़ दे तो बाकी सब स्टॉक्स में कंफर्टेबली अच्छी तेजी है। इनफैक्ट छोटे स्टॉक जैसे श्री रेणुका शुगर, इनमें तकरीबन 8 से लेके 10% तक का बड़ा मूव नजर है। आप ओवर द वीकेंड आप देखें तो यूनियन ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने ये कहा है कि अब E100 की फाइल पर उन्होंने हस्ताक्षर कर लिए। अब E100 से मेरा मतलब ये है कि ये फ्लेक्स फ्यूल है, ये पूरी तरीके से स्टैंड अलोन फ्यूल है। जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG ये होता है, ऐसे ही एथेनॉल एज अ फ्यूल ग्रेड में अब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये E100 कंपैटिबल व्हीकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और सभी जो OEMs है, बड़ी ऑटो कंपनीज हैं, अब अपने लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं। टाइमलाइन भी काफ़ी हद तक हमें पता चल चुकी है कि अगले 6 हफ्ते के बाद ये आप देखें तो नए नए लॉन्चेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टोयोटा है, सुजुकी है, Hyundai है, MG है, इनकी तरफ से कई सारे लॉन्चेस आपको देखने को मिलेंगे जो E100 फ्यूल के साथ कंपैटिबल गाड़ियाँ लॉन्च होती हुई नजर आएंगी। अब दरअसल आप देखें तो E20 के साथ ब्लेंडिंग तो अभी फिलहाल आपको देखने को ही मिल रही है, और जो टारगेट हमने पिछले साल ही हासिल कर लिया था ये 5 years अहेड ऑफ शेड्यूल था। तो ब्लेंडिंग में ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। और जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि ओवर द ईयर्स क्या ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। 2014 में सिर्फ 1.5% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, लेकिन अब 20% है। और साथ में आप देखें तो E85 ये तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और अभी एक दिल्ली में पेट्रोल पंप खुला हुआ है, और आगे जाके 2026 के अंत तक देखें ना तो ये करीब करीब 500 ऐसे और फ्यूल मिलेंगे आपको पेट्रोल पंप जो E85 बेचते हुए नजर आएंगे। 5000 इनकी संख्या हो जाएगी 2027 तक। अब खास बात है कि E85 के जो फ्लेक्स फ्यूल है, यानी E20 से लेके E85 तक जो कंपैटिबल व्हीकल्स हैं, ये मारुति की तरफ से वैगनआर है, ये लॉन्च हो चुकी है। हीरो की तरफ से भी हमने देखा कि स्प्लेंडर है, HF डीलक्स है, इनका भी लॉन्चेस है। तो ये थीम बहुत ज़्यादा बजिंग है, और इसी के चलते आपको सभी स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन नजर आएगा। तो मतलब इसमें पेट्रोल होगा ही नहीं, इसमें पूरा गन्ने के जूस से 100% सर ये एथेनॉल है। 100% एथेनॉल। ओके, पैनल को लेकर आइए एक बार जरा, और रखेंगे जरा पैनल को, रखिए ना पैनल को एक बार। सबसे पहले अपनी गाड़ी में कौन डालने वाला है ये 100% ब्लेंडेड फ्यूल? प्लीज हाथ खड़ा करिए हमारे पैनल में। गावस्कर मना कर रहे हैं। गावस्कर क्यों मना कर रहे हैं आप? सरकार कोशिश कर रही है। 100% तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, ऑब्वियसली गाड़ी तो चेंज करनी पड़ेगी। करंट गाड़ी में डाल देंगे तो फिर तो वो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। हाँ, नहीं मैं यही नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, नई गाड़ी लेंगे। राजेश जी लेंगे नई गाड़ी, राजेश सातपुते जी, है ना? नहीं सर, अभी बिल्कुल नहीं सर। हाँ, नहीं लेकिन देखिए थोड़ा वॉच करेंगे। थोड़ा वॉच करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे राजेश जी। नहीं देखिए, वैसे मेरा मानना ये है कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो व्हाई नॉट, है ना? और एक इनफैक्ट पता है मेरा, आज मैं सुबह एक हमारे सस्ते चैनल पे था तो मैं एक व्यू दे रहा था। अभी के लिए कच्चा तेल चलिए ठीक है 83-82 पर आ गया है ना। बहुत लोगों का ये मानना है कि कच्चे तेल का अब एक नया बेस बन जाएगा करीब $80 का,
जो कि पहले $60 था। मेरा मानना पता क्या है, मेरा मानना ये है कि ये जो इस बार जो इवेंट हुआ है ना, इसकी वजह से बाकी देशों में एक चीज़ सिंपल हो जाएगी, धीरे धीरे कच्चे तेल पे डिपेंडेंस वो कम करेंगे। अब जैसे भारत सोच रहा है इस तरीके के करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे, बाकी देश भी सोचेंगे सोलर एनर्जी पे। मुझे हैरानी नहीं होगी अब अगर अगले 6-8 महीने में कच्चा तेल 40 पे मिले आपको। अगर डिमांड ही क्रैश हो जाएगी ना तो वो, और ये अब देखिए यही चीज़ आपको सोचनी है। अभी क्या है ना, जब 110 120 बहुत लोगों को लगा था कि पता नहीं 200 तो नहीं हो जाएगा, पैनिक हो गया था। अब बहुत लोगों की नहीं, अब सप्लाई रिज्यूम भी होगी, उसके बाद भी मेरा भी था एक समय पे कि हाँ अभी भी टाइम लगेगा, लेकिन लोगों ने ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने शुरू करें तो मजबूरी में कई इनोवेशन होते हैं, कई इन्वेंशन सबसे, और हमारे देश में तो वैसे भी जब एकदम कॉर्नर पे आपको पुश कर दिया जाए ना तो हाँ तभी वो सबसे ज़्यादा इन्वेंशन होते हैं, तो वाई नॉट, हो सकता है कि हो जाए। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं आप। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन ट्रेड, चलिए मुझे बता दीजिए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी हैं। तो चलिए मानस जी बताइए आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए एसबीआई लाइफ के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। इंट्राडे चार्ट पे रिवर्सल है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है, तो 1760 का 1760 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 24 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 60 रुपीज के टारगेट सेट कर लेंगे। जैसा कि जिक्र करते हैं एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ में अच्छा मूव, तो सस्ता ऑप्शन में मानस जी की पिक है एसबीआई लाइफ। पालवे जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो श्रेया जी यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट पे बाय करने की सलाह है। अगर ये स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, और रियल एस्टेट स्पेस में स्टॉक्स में, सारी स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट आज बनते हुए दिखी है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, हमें लगता है ये मोमेंटम 1530 1540 की तरफ लेके जा सकता है स्टॉक को। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1460 के आसपास। तो प्रेस्टीज स्टेट पे बाय करने की सलाह एफएनओ सुपरस्टार में। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये पंकज जी ने भी सुबह दोपहर में भी ट्रेड ली थी जब हमने बात की थी। यहाँ पर एक और रीअफर्मेशन राजेश पालवे जी की तरफ से आ रहा है। सौमिल जी आपका ट्रेड क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार में? मेरा ट्रेड रहेगा एस्ट्रल पर। एस्ट्रल में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम आया है। 20, 40, 200 डेली मूविंग एवरेज, ऑलमोस्ट ये सारी एवरेजेस साथ में ही है, क्योंकि बहुत समय से ये थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है, नीचे ड्रैग कर रहा है, टाइम वाइज करेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, अब तक ब्रेकआउट मिला नहीं है, प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1500 के आसपास, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 1650। ठीक है, एस्ट्रल चार्ट के चमत्कार सोमिल जी का हो गया। मिड कैप फंडा शरद जी आपका? जी हमारा मिड कैप फंडा होगा गुजरात गैस कंपनी। इंडस्ट्रियल बेल्ट मोरबी में गैस सप्लाई करती है। आईएजीएल और एमजीएल से डिफरेंट है क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्रियल सप्लाई है। सरकार की नीतियां बहुत स्पष्ट हैं, 6% से 15% तक वो गैस को ले जाना चाहते हैं, और हमें लगता है अब ये हॉर्मूज वाली डेवलपमेंट के बाद जो सप्लाई साइड में एडिशन आने वाला है गैस में अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से प्राइसेस काफी सबड्यूड रहेंगे। तो डिमांड साइड काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। नए ज्योग्राफिकल एरियाज में भी कंपनी जाने की बात कर रही है, जिसका फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। पेट्रोल डीजल से सीएनजी वाला शिफ्ट एक रीजनेबल विजिबल है अक्रॉस मार्केट्स। हमारे हिसाब से कोल टू गैस जो एनवायरनमेंट रेगुलेशन के हिसाब से स्विच है वो भी आना चाहिए। तो टैम में काफी बढ़िया स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन होनी चाहिए अगले 8 से 10 साल में, जिसका फायदा गुजरात गैस को होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 600-700 करोड़ का सालाना कैपेक्स कंपनी कर ही रही है। अगले साल के नंबर्स काफी बेटर होने चाहिए। हमारे अनुमान के हिसाब से रेवेन्यू में 50-55% ग्रोथ और ईपीएस में लगभग 24-25% ग्रोथ आनी चाहिए। तो 28-30 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए, और 18-20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 500 रुपए के लक्ष्य से गुजरात गैस। गुजरात गैस मिड कैप फंडा में ये हो गया शरद जी का पिक। और 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किया। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस जी की तरफ से आया एसबीआई लाइफ। 1760 के कॉल में पार्टिसिपेट करना है, 60 का टारगेट है, 24 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में पसंद आ रहा है प्रेस्टीज स्टेट्स राजेश पालवे जी को, 1530 1540 का टारगेट है,
1460 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर चार्ट का चमत्कार सुझाया गया एस्ट्रल सोमल जी की तरफ से। 1650 का टारगेट है, 1500 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप फंडा हमने डिस्कस किया और गुजरात गैस शरद जी को पसंद आ रहा है। शुरुआती लक्ष्य जो है वो 500 के हैं, लंबी अवधि के नज़रिए से पसंद आ रहा है। कुछ और काउंटर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन सर मार्केट वैसा का वैसा कोई खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। 273 अंक हम निफ्टी पे ऊपर और बैंक निफ्टी 442 अंक ऊपर। देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने ना सच बताऊँ तो शायद थोड़ा सा मेरे हॉलीडे का एक रिफ्रेशमेंट भी है या जो भी है मैं हर 15, 20, 25 पॉइंट के मूव को एनालाइज करना बंद कर दूँ। मैं सच बताऊँ, क्या मिल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा। अरे माँ बताइए मुझे, वो 865 तक गया, वहाँ से फिर 930 तक आ गया, वापस अब 800 कितने पे आ गया, निफ्टी रखिए एक बार वापस 898 पे आ गया। क्या किसी का बेनिफिट हो गया? कुछ हुआ किसी का बेनिफिट? ये बड़े ट्रेंड्स पकड़िए। मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, बड़े ट्रेंड। अब जैसे बैंक निफ्टी पर, और देखिए हमारे लॉयल व्यूज़ को पता है ये बात, तो हमें बैंक निफ्टी पर हमने 52,800 पर एक व्यू लिया था कि 52,800 पर एक बहुत स्ट्रांग बॉटम बन गया है बैंक निफ्टी में। वो तोड़ नहीं रहा था 52,800, आपको तो 3 बार 52,800 हिट हुआ था, तीनों बार उसने बचाया था और उसके बाद वो कंफर्मेशन मिला था। वहाँ से चलिए ठीक है 52,800 पर नहीं, मैं कहता हूँ 53,500 पर भी अगर आपने लिया है, वहाँ से बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट ऊपर है। अब आप इस तरीके के मूव्स पकड़िए मार्केट में। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ट्रेडर्स को भले लगता हो कि बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन हटना काफ़ी ख़राब रहा, सबसे अच्छी चीज़ रही बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन हटना। अब बैंक निफ्टी में ना आप सटीक मंथली कॉल ले सकते हैं। उससे होता क्या है ना, 2 दिन वो अगर आप निफ्टी में तो क्या है ना, 2 घंटे अगर आपके फेवर में नहीं है क्योंकि आपने उसी दिन की कॉल ले रखी है या अगले दिन की कॉल ले रखी है, कोई कल मंगलवार है आज कॉल ले रखी है, आपने कोलैप्स हो गई 40%, आप फेंक देंगे उसको। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। अब आपने ले लिया मान लो कॉल, चलिए आज आपने टॉप पे भी ले लिया मान लीजिए, है ना, बैंक निफ्टी का सपोज करिए कॉल ले लिया आपने, आपके पास टाइम वैल्यू है, कल तो एक्सपायरी नहीं है उसकी, आपके पास टाइम वैल्यू आप देख सकते हैं 3-4 दिन। और हाँ, इसमें ये जरूर है कि आपका वो 1 का 10 वाला ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन 1 का 3 वाला हो सकता है और 1 का 0 नहीं होगा। अगर आप गलत भी पढ़े तो 1 का फिर भी 70 पैसे पे निकलेगा वो, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया इनफैक्ट। और इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो ये ऑब्सेशन छोड़ दीजिए कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हर मूव पकड़ना है और मुझे उसी एक्सपायरी का मूव पकड़ना है, क्योंकि मुझे उसी एक्सपायरी में अपना पैसा 5 गुना करना है। ये ऑब्सेशन थोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो आप पैसा लूज़ करेंगे ना, वो इन्हीं ट्रेड्स में लूज़ करेंगे। आप अपने लेजर देख लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले ले रहे हैं, उसके बाद यूटीआई एएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। ओके चलिए अब बात करेंगे यूटीआई एएमसी के इक्विटी हेड अजय त्यागी से। अजय जी गुड आफ्टरनून। क्या भारतीय मार्केट्स तैयार हैं एक 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस खत्म करने के लिए? क्योंकि पिछले अगर आप 15-20 दिन का मूव देखेंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया था। आज तो ऑब्वियसली एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई, लेकिन अब जिस तरीके से कच्चा तेल भी कोलैप्स होना शुरू हुआ है, क्या एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगले 6 महीने में थोड़ी सी हम एक कैचअप रैली प्ले कर सकते हैं मार्केट में? जी अनुज, जरूर। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटी हैं वे अपने वीकेंड पे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर रहना चाहिए। ऑफ ऑल द इमर्जिंग मार्केट्स आप जानते हैं कि इंडिया हैज बीन डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एशियन क्रूड, और कहीं ना कहीं हमारे पास कोई एआई थीम भी नहीं रहा है प्ले करने के लिए। तो जो नेगेटिव्स थे रिलेटेड टू एनर्जी प्राइसेस, उन नेगेटिव्स ने हमें हिट किया। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ पॉजिटिव्स या कुछ नैरेटिव्स नहीं रहे हमारे पास। तो अब क्योंकि हमें लग रहा है कि कम से कम नेगेटिव्स जो है वो शायद वर्स्ट केस सिनेरियो के तौर पे जो प्ले कर सकता था, उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी क्योंकि अब मिल रही है, तो शायद ये बाजारों के लिए पॉजिटिव रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और इंडियन रुपी के लिए भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो नेट पॉजिटिव है। जैसे कि आपने कहा, कुछ उछाल जरूर आ सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं 2 चीज अभी भी हमें ध्यान में रखनी है। पहली ये कि लास्ट 2 साल से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत वीक रही है। हमें अर्निंग्स ग्रोथ में कहीं ना कहीं मजबूती देखनी पड़ेगी। Q1 में तो हमें
हमें ये देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 में अगर अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट रहती है तो अपने आप में ये एक पॉजिटिव रहेगा। और आखिर में वैल्यूएशंस अभी भी बहुत चीप नहीं है, तो हो सकता है ये वैल्यूएशंस के चलते बाजार अभी भी कुछ एक दायरे में रहे। पॉजिटिव आउटलुक जरूर, लेकिन शायद एक बहुत बड़ी उछाल ना दे पाए। जी ओके अजय जी, गुड आफ्टरनून। आउटलुक पॉजिटिव है लेकिन शायद उछाल उतना मजबूत नहीं होगा, आपने कहा। तो ऐसे में क्या एफआईज की घर वापसी होगी भारतीय बाजार में? क्या एफआईज फिर से लौटेंगे? क्योंकि सर वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है, अगर इतनी गिरावट के बावजूद। और सरकार थोड़ी तो बहुत कदम उठा रही है, एक आध कदम, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एफआईज को थोड़ी छूट टैक्स पर। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं एफआईज के मूव्स को? श्रेया, हमें लगता है एफआईआईज, कहना मुश्किल है कि कब वापस आएंगे, लेकिन हमें लगता है एफआईआईज का जो एक इस वक्त ओनरशिप है हिंदुस्तान के बाजारों की, वो एक लोएस्ट लेवल पे है और यहाँ से देयर इज ओनली वन वे टू गो विच इज अप। हम कुछ आकलन कर रहे थे 2012 और 13 का, और वो इसलिए क्योंकि 2012 और 13 में वही घटनाएं घटी थी जो फिलहाल हमने लास्ट 3-4 महीने में देखी हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस लिबिया के अंदर जो वॉर हुआ था उसके चलते बढ़ा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा था, रुपया बहुत तेजी से गिरा था, और साथ के साथ आरबीआई को भी रुपए के बचाव में आने के लिए वही सब कदम उठाने पड़े थे जो उन्होंने पिछले हफ्ते अनाउंस किए। और उस समय अगर आप देखें एफआईआईज का निवेश, वो 2 साल 2012 और 2013 में करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर रहा था, एंड आई एम सेइंग एवरी ईयर। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी को देख के वापस जरूर आएंगे। मेरा ये मानना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कहीं ना कहीं एआई थीम की कमी है, और जिसकी वजह से बहुत सारे एफआईआईज डर रहे हैं कि कहीं भारत पिछड़ा ना रह जाए बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले। इस चीज के ऊपर आने वाले समय में थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी चीज ये है, जैसे ही वैल्यूएशंस थोड़े और अट्रैक्टिव होते हैं, मुझे लगता है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एफआईआईज विल कम बैक और वो वापस से वही सब बिजनेसेस बाय करना शुरू करेंगे जो उनके फेवरेट्स रहे हैं पिछले 10 सालों में। तो थोड़ा शायद हमें इस वक्त धीरज और धैर्य और रखना पड़ेगा, बट भारतीय बाजारों का और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आउटलुक है अगले 5 से 10 साल में, उसको लेके कहीं ना कहीं वापस एफआईआई जरूर बाजारों में आएंगे। जी अजय जी, सिंस एफआईआई की बात हो रही है, एक काम करते हैं, 40 सेकंड के एक बाइट सुनाते हैं आपको। सरकारी बॉन्ड्स पर विदहोल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेंस टैक्स को खत्म करने के बाद कुछ और संकेत दिए हैं आज फाइनेंस मिनिस्टर ने। वो जो सुबह कॉन्फ्रेंस हो रही थी, समिट, उसमें क्या कहा एफआईआई कैपिटल को लेकर, एक बार वो छोटी सी बाइट सुनिए। Between the RBI and the government, we've done some analysis and come up with an announcement last week where the bond markets can be a very good, magnet to absorb those capital which can come in, making it into, FAR, so that the compliance routines are not going to burden people. And the withholding tax treatment which we've offered, we think will be the first step towards drawing some capital back, although we've at the moment confined it only to the bond market. But certainly that's not the end of the story. We'll be doing more. We recognize we need more foreign capital to come in. Okay, बिल्कुल। देखिए, एक क्लियर स्टांस में चेंज है कि वी नीड मोर फॉरेन कैपिटल। अजय जी, से आपने बात की, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफआईआईज वापस आएंगे, तो क्या एक मान के चलें कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, वहाँ पर एक रिवर्सल की तैयारी होगी आगे चलते हुए? बिल्कुल हो सकती है अनुज जी, और खास करके अगर आप देखें जो ये मूव रही है रिजर्व बैंक की, उसके चलते जो हमारे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और कुछ बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंक्स भी हैं, वो एफसीएनआर डिपॉजिट्स काफी हद तक उठा पाएंगे अगले 2 से 3 महीनों में। तो कहीं ना कहीं जहां पे कुछ डिपॉजिट्स का अभाव रहा है सिस्टम के अंदर, जहां पे कुछ ना कुछ लिक्विडिटी क्रंच रहा है, जिसके चलते कई बार लोगों ने ये भी कहा है कि शायद इसी वजह से क्रेडिट ग्रोथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, वो लिक्विडिटी को भी ये चीज एड्रेस करती है। तो रुपए के लिए तो ये स्वाभाविक रूप से अच्छा है ही, साथ के साथ मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी इस वजह से बढ़ेगी। और जहां तक हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की,
जो डिपॉजिट्स ये बैंक्स उठा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर डॉलर कंप्लीटली हेज्ड रहेगा और वो कॉस्ट आरबीआई खुद बियर कर रहा है, तो इस चीज का एनआईएम्स के ऊपर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। तो फंडामेंटल तौर पे जरूर, जैसा आपने कहा, बैंक्स के लिए ये पॉजिटिव है। और जहां तक की वैल्यूएशंस की बात है, इस वक्त बैंक्स के अंदर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो दोनों चीजों को अगर आप जोड़ें तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये मूव पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बुलिश हैं जी। ओके, बैंकिंग एज ए स्पेस पसंद आ रहा है। कुछ और स्पेस पे बात करूंगी अजय जी आपके साथ, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी आपसे। इस बार जो आंकड़े आई मई के एमफी डेटा जो हमने देखा म्यूचुअल फंड का, वो काफ़ी थोड़ा निराशाजनक रहा था। इक्विटी इनफ्लोज घटे, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी में जो आंकड़े हैं वो घट कर आए। एसआईपी भी थोड़ी कम हुई। 2 साल से पेशेंस तो टेस्ट हुआ है सर निवेशकों का, हम इसे नकार नहीं सकते। तो इस बार के आंकड़े को कैसे रीड किया आपने? क्या ये वन टाइम कहेंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है? आपका क्या नजरिया है? श्रेया जी, कहीं ना कहीं आपने खुद ही अपने सवाल में उत्तर दे दिया। जो रिटेल निवेशक होते हैं, जैसा कि आपने कहा, वो हमेशा बैकवर्ड लुकिंग रहते हैं। वो हमेशा अपने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल की रिटर्न को सामने रख के डिसीजन लेते हैं कि भाई अब कितना और पैसा डालना है या फिर कम डालना है या फिर कोई विकल्प ढूंढने हैं। तो जैसा कि आपने कहा, निराशा जरूर मिली है पिछले 2 साल के रिटर्न्स में। उसी के चलते हो सकता है कि इंक्रीमेंटल एलोकेशन आने वाले महीनों में और आने वाले कुछ तिमाहियों में कमजोर रहे। तो 2 चीज का ध्यान हमें रखना है। एक है स्ट्रक्चरल ट्रेंड। स्ट्रक्चरल ट्रेंड अपने आप में मजबूत बना रहेगा। इंडियन हाउस होल्ड्स को डेफिनेटली ये बात समझ में आ गई है कि बैंक एफडीज या पीपीएफ या गोल्ड या रियल एस्टेट में अपनी सेविंग्स ब्लॉक करने से कहीं अच्छा है कि म्यूचुअल फंड, जो कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है जिसमें लिक्विडिटी भी नेक्स्ट डे अवेलेबल है, ऐसे प्रोडक्ट में रखना चाहिए। तो वो स्ट्रक्चरल ट्रेंड जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा और जैसा कि हमने भी महसूस किया है, निजी क्षेत्र के इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं अपने पिछले 1 और 3 साल की रिटर्न से प्रभावित होके ही आगे का डिसीजन लेते हैं। तो इसके चलते हो सकता है कि फ्लोज में थोड़ी कमजोरी देखने को मिले अगले 6 से 12 महीने। देखिए, हमारा यह मानना है कि दोनों तरीके से हम सरप्राइज होंगे। एफआईआईज हो सकता है हमें पॉजिटिवली सरप्राइज करें अगले 12 महीने में, और जिन म्यूचुअल फंड फ्लोज के बारे में हम हर जगह चर्चा करते आए हैं, शायद वहां से हमें थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिले जी। ओके अजय जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। इस हालांकि 19 जून को ये डील साइन हो जाएगी औपचारिक तौर पर, तो इस डील को देखते हुए कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं क्या आपने? देखिए, फिलहाल में तो कोई ऐसे बड़े चेंजेस हमने नहीं किए, लेकिन हमारा एक मानना जरूर है कि जो सरकार ने पिछले साल प्रयास किए थे इनकम टैक्स की दरें काट के, जीएसटी की दरें काट के, एक प्रयास उनका जरूर रहा था कि कंजम्पशन के अंदर एक पुश देना है, एक इम्पेटस देना है। वो कहीं ना कहीं हमें 4th क्वार्टर ऑफ FY26 की अर्निंग्स में देखने को मिला। लेकिन उसी दौरान, क्योंकि हम सब युद्ध से घिरे हुए थे और ज्यादा करके चर्चाएं युद्ध के बारे में, एनर्जी क्राइसिस के बारे में चल रही थी, तो हम लोगों ने उस स्ट्रेंथ को नजरअंदाज किया है, उस कंज्यूमर सेंटिमेंट रिवाइवल को नजरअंदाज किया है। हमारा ये मानना है कि अगर ये औपचारिक रूप से घोषणा होती है और उसके बाद आने वाले कुछ सप्ताह में या महीने में हमें कहीं ना कहीं क्रूड में नॉर्मलसी देखने को मिलती है, वापस से कंजम्पशन के अंदर जो हमने एक झलक देखी थी ग्रोथ की, वो हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंजम्पशन क्षेत्र के लिए 8th पे कमीशन के रूप में एक अपने आप में एक बड़ी एक पूंजी आने वाली है अगले साल। ये सब चीजों को मिला के हमें लगता है कंजम्पशन जो पिछले 3-4 साल अच्छा नहीं रहा था, उसमें कहीं ना कहीं हमें मजबूती देखने को मिलेगी जी। ओके, कंजम्पशन एज ए स्पेस रहेगा फोकस में। शुक्रिया अजय जी आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड हैव अ गुड इवनिंग। आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से निफ्टी, बैंक निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पर। 223 अंक ऊपर निफ्टी में, डेज लो के आसपास ही अब हम लग रहा है क्लोज होंगे यहाँ पर। और बैंक निफ्टी ने भी बढ़त गवाई ऊपर इस तरफ से, 376 अंक ऊपर रह गए हैं हम 57,195 के लेवल पर। सर, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जिस तरीके से हमने बढ़त गवाई, क्या करें ट्यूसडे के लिए? कल एक्सपायरी का दिन भी है। पहली बात तो ना, हर मुंह पकड़ने का टेम्पटेशन छोड़ दीजिए, नहीं होगा, करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक आपको याद है, एक हमारा एक फेज चल रहा था जिसमें रोज मार्केट गैप डाउन कर रहा था, उसके बाद इंटरडे में रिकवरी आती थी, हम डे हाई पे बंद होते थे।
अब हो सकता है हम उसका उल्टा करें, अब अगले कुछ दिनों तक हो सकता है मार्केट गैप अप करे और उसके बाद इंटरडे में ना चले। आज एक्चुअली टेक्निकली पैसा पता किसने बनाया, जिसने शॉर्ट कर दिया। सुबह आज हमने एक बात की थी कि शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहिएगा। अगर मार्केट 24,000 रिजेक्ट करे तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहिएगा। बैंक निफ्टी में खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। ये आज सुबह हमने एक व्यू लिया था, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब मार्केट कूल ऑफ हो गया, पुट कॉल रेशियो जो 1.43 पर पहुंच गया था 1 पे आ गया। अब आप चाहें यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। आप बैंक निफ्टी की मंथ एंड की कॉल, निफ्टी की अगले वीक की कॉल, कल की कॉल मत लेके जाइएगा। उसके बाद सुबह अगर, क्योंकि कल की कॉल आप ले गए सुबह हल्का सा भी अगर मार्केट फ्लैट खुला है आपके अगेंस्ट गैप खुला तो आप कहेंगे कि फंस गए हम तो। नहीं, अगले हफ्ते की, और निफ्टी में चाहे तो अगले हफ्ते की कॉल स्प्रेड ले लें, 24,000 24,200 टाइप का स्प्रेड बना लें। उसके बाद वो आपको मार्केट सुबह कल एविडेंस दे देगा कि उसको रखना है या नहीं रखना है। बैंक निफ्टी में लेकिन मेरा मानना ये है कि आज का जो प्राइस एक्शन है ना, एक बार बैंक निफ्टी रखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम खुले बड़े गैप अप के साथ प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद हम लगातार नीचे 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 आते गए, लेकिन जो क्लोजिंग हो रही है ना, बहुत दिनों के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रही है। तो अब आपके लिए अपने आप एक लॉजिकल एक स्टॉप लॉस बन जाएगा करीब करीब 56,900 950 के आसपास। मंथ एंड की एक चीज़ तो मान के चलिए, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होगा कल, ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं कहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस अगर आप मंथ एंड की कॉल लेके गए, मार्केट आपके अगेंस्ट भी खुला, बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा आपका। लेकिन अगर यहाँ से चला बैंक निफ्टी तो और दोबारा चल सकता है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार, रत्ती भर भी एडवांस डिक्लाइन में कहीं कोई कमी नहीं है। थोड़ा बहुत तो टुवर्ड्स द एंड लोग प्रॉफिट बुकिंग करके जाती है ना, वो तो अच्छे से अच्छे डे में भी हल्का सा गैप फिल होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी करीब करीब 3.5:1 का एडवांस डिक्लाइन है, इतना अच्छा एडवांस डिक्लाइन है, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। ये मेरी अप्रोच रहेगी। और 1-1 घंटे 2-2 घंटे के ट्रेड्स लेना बंद कर दें इस मार्केट में। ट्रस्ट मी, आप अपना बहुत फायदा करेंगे अगर आप ये करेंगे। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए कौन से स्टॉक्स हैं डीलिंग रूम रेडार पर? एएमसी स्टॉक्स आज फोकस में आते हुए नजर आए। डीलिंग रूम की तरफ से यहाँ पे रिकमेंडेशन आती हुई दिखी। एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर खरीदारी देखने को मिल रही है हैवी वॉल्यूम्स के साथ, और इंस्टीट्यूशनल डीलर्स जो है वहाँ पे उनकी तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी पर आती हुई दिखी है। दूसरा स्टॉक है सिरमा एसजीएस, यहाँ पर भी फोकस करके चले। हो सकता है यहाँ पे कोई बड़े अनाउंसमेंट की तैयारी होती हुई दिखे, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या एक्विजिशन की अनाउंसमेंट यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से डीलर्स का जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक्स पर बनते हुए नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक है जिसको आपको फोकस में रखना है, जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है हैवी वॉल्यूम्स के साथ, वो है वारी एनर्जीज। लगातार स्टॉक में जो है इन्वेस्टर्स से लगातार मिल रही है, कंपनी फंड रेज की तैयारी यहाँ पे हो रही है और जल्द रोड शो करने वाली है, जहाँ पे जो QIP ऑलरेडी बोर्ड ने अप्रूव किया है फंड रेजिंग की, उसकी तैयारी यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो तीनों स्टॉक्स फोकस में, एचडीएफसी एएमसी, सिरमा एसजीएस और साथ ही साथ वारी एनर्जीज, यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिखी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से और डीलर्स की तरफ से। ओके, डीलर्स के रडार पर ये 3 स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी एएमसी, सिरमा, साथ ही वारी एनर्जीज। रख सकते हैं आप भी फोकस में। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं, शुक्रिया ऊपर जानकारी के लिए। हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं, STBT या BTST ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत गाबा सर आपसे बताइए, फिर ट्यूसडे के सेशन के लिए क्या कैरी करेंगे? शेयर लॉन्ग होना चाहिए और होना चाहिए पावर क्षेत्र से टाटा पावर। टाटा पावर ट्रेड करे 404 और स्टॉप लगेंगे करीब 400 का, मतलब 4 रुपए का है। टारगेट होगा 414 टाटा पावर। टाटा पावर गाबा सर की पिक हो गई। पंकज जी आपकी पिक कल के लिए? अनुसार मैं STBT के साथ में जाना चाहूंगा। कोचिन शिपयार्ड के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। पिछले 30 मिनट के अंदर दिन की पूरी बढ़त इसने गंवा दी है और एक ब्रेकडाउन के लिए काउंटर तैयार है। 1400 की रेंज में बेचना है इसको। 1415 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। कल के सत्र में मुझे लगता है कि 1370 1350 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर अच्छा सेल कॉल दी है पंकज जी ने, यहाँ पर अच्छे मार्केट में भी। तो बिकवाली की राय STBT है ट्रेड पंकज जी की। मानस जी आप क्या कैरी करेंगे ट्यूसडे के लिए? तो देखिए फिनिक्स लिमिटेड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन स्टॉक अब अपने अपर बैंड को, कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए तैयार हो गया है। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1829 का और टारगेट सेट करेंगे 1900 के। ओके, सोमिल आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? कल के लिए मैं पिक कर रहा हूँ MFSL मैक्स फाइनेंशियल्स, और यहाँ पर
220-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज एक प्रीवियस स्विंग हाई टूटा है ऊपर की तरफ, वीकली स्विंग हाई, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ से देखने मिल सकता है क्योंकि बहुत समय से एक ब्रॉड रेंज में चल रहा है। लोअर एंड ऑफ द रेंज है और यहाँ से फिर से एक मोमेंटम देखने मिला है। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 पर और टारगेट रहेगा 1720। मैक्स फाइनेंशियल सोमिल जी की पिक होगी। पालवे जी, आप कौन सा काउंटर देख रहे हैं? श्रेया जी, ग्रासिम इंडस्ट्री पे बाय करने की सलाह स्टॉक डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली स्टॉक ने पिछले 7-8 दिनों से होल्ड किया हुआ है। हमें लगता है ग्रासिम इंडस्ट्री यहाँ से एक अच्छा मूव बढ़ाते हुए दिखेगा और अपसाइड के टारगेट 3230 3240 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर्स में। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 3142 के आसपास। चलिए अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश जी बताइए आपकी बीटीएससी ट्रेड। अनुज जी देखिए, मैं मारुति को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है मारुति में आज अच्छा लॉन्ग बिल्टअप है, ओपन इंटरेस्ट करीबन 5.6% अप है, तो कहीं ना कहीं लगता है एज ए बीटीएससी कैंडिडेट यहाँ से मोमेंटम चलेगा। हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और एक अच्छी बात है, 13,800 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति लेके जाइए। इसका जो बीटीएससी टारगेट होगा करीबन 14,200 का। सो मारुति लुक्स गुड टू मी। मारुति ये हो गई राजेश जी की पिक कल के लिए। और सुबह आशीष भैती जी ने भी पिक किया था। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। ऑटो स्पेस में स्ट्रेंथ है ही। अब एफएनओ ब्रेथ देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे रही। अच्छी रही होगी सर आज की सेशन की एफएनओ ब्रेथ? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं आप? आज वीरू सर की जिम्मेदारी आप। अरे हाँ, ये यार वीरू तो बहुत गलत टाइम पे छुट्टी पे चले गए। चलिए कोई नहीं, अच्छा वीरू ये काम ज़्यादा अच्छा करते हैं ना। हाँ। तो इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उनके जैसे कहते हैं ना शूज़ को फिल इन करने की। बुलिश है, 101 पर लॉन्ग है, 70 पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, 45 स्टॉक्स बेरिश हैं, 41 में शॉर्ट और 4 में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। पहले तो लॉन्ग वाले स्टॉक्स लेकर आइए ज़रा, और लॉन्ग वाले स्टॉक में सबसे ऊपर HDFC AMC 6.5% ऊपर, ओनो मिंडा करीब 6.25%, मोतीलाल ओसवाल 6%, L&T फाइनेंस 6% और प्रेस्टीज एस्टेट्स करीब 5.25%। शानदार मूव्स रहे। शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक में सबसे ऊपर कल्याण ज्वेलर्स 11%, ट्रेंड फाइनली 5% का अच्छा मूव आया। नोवामा वेल्थ यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और DLF ये भी एक और स्टॉक है जहाँ पर आप अच्छे मूव्स देख रहे हैं। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? औरोबिंदो फार्मा न्यूज़ थी यहाँ पर आज 4.5% के करीब की गिरावट आई। गोदफ्रे फिलिप्स करीब 3.25% ये गिरा। GE वर्नोवा TNT ये भी करीब 3% नीचे। NMDC ये करीब 3% नीचे आया और वेदांता ये करीब 2.5% नीचे आया। एक ले आइए फाइनली लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, 1-2 स्टॉक्स हैं। कोलगेट स्टैंड आउट कर रहा है और NMDC स्टैंड आउट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंड एनर्जी डे के मौके पर रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत विंड एनर्जी के क्षेत्र में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। आइए एक कॉन्वर्सेशन जो रोहन ने की उनके साथ गोवा में, उसके कुछ अंश सुनते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत बधाई आपको। रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी में हमने एक रिकॉर्ड इस 1 साल के अंदर रिकॉर्ड कैपेसिटी हासिल की है और ओवरऑल भी जनरेशन काफ़ी अच्छा रहा है। अब आगे का टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? तो नेक्स्ट टारगेट तो डिसाइडेड ही है, हमको 500 गीगावाट अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। दैट टारगेट इज द लार्जेस्ट टारगेट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, and we are marching ahead toward that direction in a very perfect way. I want that this repowering, जहाँ अभी बहुत छोटा टर्बाइन लगाया हुआ है, there we need to replace it, so that I have not told that story, Honorable Prime Minister, when I was coal minister, to immediately increase the coal production in the country. जो भी प्राइवेट के हाथ में था, एक कानून और पॉलिसी के हिसाब से, और जो भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना था, वो रेवेन्यू में भी थोड़ा सभी स्टेटों से बात करके हमने उनको ज़्यादा कोयला निकालने के लिए कहा। सो दैट बिकेम विद इन ए ईयर और 2 ऑल ऑफ, एंड इवन एनवायरमेंट एग्जम्पशन, क्योंकि इट वाज अलाउड, द कैपेसिटी ऑफ माइन वाज बिग, सो इट वाज अलाउड इमीडिएटली। बाय दैट हमारा कोल प्रोडक्शन ऑल ऑफ ए सडन ज़्यादा हो गया। इसी के साथ ही रीपावरिंग के साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने
2030 तक 100 गीगावाट दिया है. We want to achieve it well in advance. देखिए, सुज़लॉन ने भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन भी लॉन्च किया और आज जो विंड एनर्जी डे के मौके पर सुज़लॉन ने कर्नाटक के विजयनगर में लॉन्च किया है. इस मौके पर सुज़लॉन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गिरीश तांती से बातचीत की, वो भी सुनते हैं. सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको. S175 के लिए सबसे ऊंचा टरबाइन है. कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए और ब्लू स्काई जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम आगे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो ये 5 मेगावाट का टरबाइन लॉन्च किया है 175 रोटोडाया का, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी कंट्रीज वेरी पावरफुल टरबाइन. इट्स अ पावर हाउस टरबाइन. 3-4 की बेनिफिट्स है इसमें. सबसे पहला है कि जो लो विंड साइट्स है और कल जो साइट्स पे पावर बन नहीं सकता था, वो ये टरबाइन वो मार्केट बढ़ाएगा एंड वी शुड बी एबल टू मेक पावर फ्रॉम दोज. अदर इज दिस इज एन FDRE रेडी टरबाइन, मीनिंग कि अभी जो मार्केट शिफ्ट हो गया है प्योर विंड प्योर सोलार के बदले सब मिल के विंड सोलार स्टोरेज सब साथ में करने का है. सो इट इज़ इंजीनियर्ड फॉर FDRE. सर, हम सुज़लॉन 2.0 की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हमें एक टारगेट दे दीजिएगा कि क्या उम्मीद कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन प्लान, क्या उम्मीद किया जा सकता है? जो सुज़लॉन 2.0 हमने लॉन्च किया है उसमें इफेक्टिवली हम जो हमारा ग्रोथ प्लान्स है, वी आर ऑलमोस्ट ऑन आवर ऑर्डर बुक एंड ऑल्सो ऑन आवर रेवेन्यूज. वी आर प्लानिंग a 3x ग्रोथ बाय 2031, FY 2031. एंड जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो आज हमारे पास 18 गीगावाट, कंट्री के लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स है हम रिन्यूएबल एनर्जी में, वो भी बढ़ के 70,000 हो जाएगा, 70,000. So 4x ग्रोथ दैट वी आर लुकिंग इन आवर एसेट अंडर मैनेजमेंट. विंड में यू आर ऑलरेडी ए लीडर, बट क्या इसमें और अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की उम्मीद होगी? अभी हमारा मार्केट शेयर 33% है, 33% है. एंड द आइडिया इज ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल ग्रो इट टू अबाउट 40%. ओके, चलिए आज एक बार स्विगी लेकर आइए और देखिए, ये किसी मतलब कंपनी पे कमेंट्री नहीं है, सिर्फ स्टॉक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. मैं कहता ना कि कई बार घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ पड़ते हैं, तो आज ऐसा मूव आया स्विगी में. एक सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक वो भी दौड़ गया, हालांकि टिक नहीं पाई रैली और हायर लेवल से कूल ऑफ हुआ है. लेकिन टॉइंग ये तेज़ी का ट्रिगर हो रहा है. क्या है टॉइंग? आशीष से समझते हैं. आशीष, जरा समझाइए हमें भी. सर, एक नया प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पिछले 4 महीने में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करता जा रहा है और कई सारे एनालिस्ट, ब्रोकरेजेस की और मार्केट में भी इसकी चर्चा होने लगी है. और इसी के चलते देख रहे हैं कि आज स्विगी में एक थोड़ा सा निचले स्तर पर सर्ज है. हालांकि स्टॉक लगातार गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर कारोबार कर रहा था, लेकिन आज ही जो नया प्लेटफॉर्म है ना टोइंग, ये कैटलिस्ट की तरह काम कर गया. अभी टोइंग क्या है मैं आपको बताता हूं. दरअसल ये एक जो प्राइस सेंसिटिव बजट वाले लोग होते हैं उनके लिए फूड डिलीवरी का प्लेटफॉर्म है, जहां पर अगर आपका ऑर्डर की वैल्यू 125 रुपये से ऊपर की है तो कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, और अगर 125 से कम की है तो फ्लैट 25 रुपये डिलीवरी फीस यहाँ पर ये लेते हैं. और ये जो प्राइस सेंसिटिव जो यूज़र बेस है इसको ये काफ़ी हद तक टैप कर पा रहे हैं. अब बढ़िया बात है कि 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन 4 महीने के अंदर आप देखें तो जितनी स्विगी और जोमेटो की डेली एक्टिव यूज़र्स की संख्या है, लगभग उतनी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 4 महीने में. जो ऑर्गेनिक डाउनलोड्स हैं सिमिलर टू स्विगी यहाँ पर देखने को मिला है, और इसी के चलते कुछ मार्केट के एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब यहाँ पर कैनिबलाइजेशन देखने को मिले. वैसे मैं भी चेक करके देख रहा था कि जो आपको स्विगी के प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे ना, स्पेसिफिकली जो फास्ट फूड QSR वाले क्लाउड किचन है, सेम आपको टोइंग पर भी नजर आ रहे हैं. थोड़ी देर पहले मैंने डाउनलोड करके देखा था. हाई से देखें तो तकरीबन 57% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है. और स्विगी के लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि इसके इंस्टामार्ट का जो वर्टिकल है, इसे मार्केट एनालिस्ट कोई वैल्यूएशन देता ही नहीं है, फैक्टर ही नहीं करते इसको. लेकिन आप देखेंगे कि ये जो टॉइंग प्लेटफॉर्म है ये कितना वैल्यू ऐड कर पाता है. टॉइंग ये क्या है? मेरे को तो नहीं दिख रहा ऐप पे. ये अलग ऐप लॉन्च की गया, स्टैंडअलोन है सर, ये एकदम स्टैंडअलोन अलग ऐप है. हाँ, तो याद है जब वो लिस्टिंग हुई थी, इन्होंने कितना बढ़ चढ़ के कहा था कि हमारे सारे प्लेटफॉर्म एक ही ऐप में की ना, उन्होंने अलग ऐप लॉन्च. मेरे ख्याल से स्विगी में शायद वो फोकस नहीं है कि क्या बिजनेस बनाना है. कहीं ना कहीं एक बार जेप्टो की लिस्टिंग हो जाएगी ना, मुझे लग रहा है कि फिर पूरा मामला जो है वो जेप्टो और रिटर्नल के बीच में रह जाएगा.
स्विगी कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह गया है श्रेया, और अनफॉर्चुनेट रहा ही, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं वो स्विगी पीछे रहा है। चलिए, शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए, नई चीज़ पता चली आज टॉइंग। बैन अपडेट ले लेते हैं एक बार ज़रा। बैन में एक अपडेट आ रही है, एम्बर जो 2-3 दिन पहले ही जब मैं छुट्टी पर था तब बाहर आया था बैन से, अब वापस बैन में जा सकता है, जहाँ पर पोजीशन जो है करीब 100% के करीब क्रॉस हो चुकी हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका बैन अपडेट। एक आखिरी चार्ट चेक लेना चाहूँगा मैं, गावा सर एक बार आप ट्रेंड का चार्ट देखिए, क्या कुछ साइन है एक, क्योंकि इतनी बड़ी बेयर मार्केट में रहा है ये, एक कुछ रिवर्सल के, या फिर ये रैली सेलिंग अपॉर्चुनिटी है? आपका क्या व्यू रहेगा? मेरे ख्याल से बेस बन रहा है, इसमें एबीसी करेक्शन हुआ है ऑन द लास्ट हायर टाइम फ्रेम पर और बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला है 2400 जोन से, अब ट्रेड करें 2900 के आसपास, जिससे वो गिरावट आई और बाउंस मिला वो तो अच्छा है। जब तक ये 2700 बरकरार है मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एक हायर जोन देखेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 3000, फिर 3500 भी देख सकते हैं। खाली ये सस्टेन करना है लेवल 2775 और 2000 से आई थिंक 2700 एक अहम लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ऊपर आ तो अपमूव ऑन है। यस, ट्रेंड ये अच्छी तेज़ी के साथ क्लोज हो रहा है, इसने अच्छे मूव्स दिए हैं, लेकिन इस अच्छे मार्केट में कुछ स्टॉक्स चल नहीं पाए। उसमें नेस्ले इंडिया रखेगा 3.5% का डेंट, और फ्राइडे जो खबर आई थी हालांकि उसका खंडन किया है, कीट और लार्वा मिलने की बातें मैगी में वो हुई थी बातें, फ्राइडे हालांकि खंडन किया, लेकिन फिर भी ऊपर इस तरह से फिसला 3.5% नीचे वायदा में देख पा रही हूँ मैं। हालांकि कैश में अगर आप देखें तो फ्लैट ही नज़र आ रहा है। ऑयल में जिस तरीके से नरमी आई, क्रूड में जिस तरीके से नरमी आई, तो ऑयल और ओएनजीसी लूजर्स में शुमार थे आज, और फार्मा स्पेस थोड़ा बैकफुट पर था, और कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स आज बैकफुट पर थे। लेकिन जिस तरीके से एक बार जीई वर्नोवा रखेगा स्क्रीन पर, जीई वर्नोवा इसलिए पूछना चाह रही हूँ, एक आखिरी चार्ट चेक इस सेशन का, और राजेश पालवे जी आप देख ले, जीई वर्नोवा शानदार रिटर्न्स दें इस पर्टिकुलर काउंटर है, लेकिन आज की मुनाफा वसूली को कैसे देख रहे हैं? क्या ये लेवल सही लग रहा है खरीदने का, खरीदने लायक लग रहा है? संक्षेप में रखिएगा। हाँ तो श्रेया जी, स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, और हमें लगता है अगर ये 4700 के आसपास वापस मिलता है तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा बाय करने के लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा 4650। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं बिग वॉल पर, और मंडे की सेशन की क्लोजिंग देख लेते हैं। बिल्कुल, क्लोजिंग अगर आप कैरी कर रहे हैं तो अच्छी है, अगर आपने आज लिया तो डिसअपॉइंटिंग है, तो डिपेंड करता है कि आपने कब लिया। खैर एनीवे 230 पॉइंट फिर भी हम ऊपर थे, 23,850। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर रहा, हालांकि डे हाई से काफ़ी फिसला। निफ्टी आईटी में आज ठीक ठाक मूव रहा है, एक्चुअली सुबह शुरुआत फीकी हुई थी, लेकिन फिर थोड़ा पिकअप किया इसने, 1% ऊपर था। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी थी, मिड कैप 1.25% ऊपर था, स्मॉल कैप 1% ऊपर था। टुवर्ड्स द एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। एडवांस डिक्लाइन 2385 बढ़ने वाले शेयर, 775 गिरने वाले शेयर्स आपको नज़र आएंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। यहाँ पर व्यू बहुत क्लियर था कि आज सबसे ज़्यादा रैली रियल्टी, ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसी में होगी। बैंक्स एनबीएफसी उतना नहीं सस्टेन कर पाया, लेकिन रियल्टी में अच्छा मूव आया 4% का, ऑटो भी अच्छा चला, कैपिटल मार्केट, मेटल्स, ऑयल एंड गैस और डिफेंस यहाँ अच्छी बाइंग थी। अब आते हैं हम लूजर्स पर, फटाफट रख दीजिए एक इकलौता निफ्टी फार्मा। निफ्टी गेनर्स पर आते हैं अब, फटाफट निफ्टी का गेनर स्क्रीन पर रखिएगा। आज का टॉप गेनर था ट्रेंड, 5.5% ऊपर रहा। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ में अच्छे मूव थे 5% के करीब के। श्रीराम फाइनेंस, ये स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज, आयशर मोटर्स, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फिनसर्व, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। नीचे क्या गिरे, एनटीपीसी, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई 0.25% की। बजाज ऑटो, हालांकि पूरे ऑटो पैक ने अच्छा किया, बजाज अंडर परफॉर्म कर रहा था। ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और ओके, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपकी खरीद भाव पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्लोजिंग कैसे रही, लेकिन ठीक ठाक क्लोजिंग मंडे के सेशन की भी। और कल का दिन काफ़ी अहम हो जाएगा, ट्यूसडे का सेशन है, एक्सपायरी का दिन है, तो क्या कुछ अप्रोच अपनानी है कल के सेशन के लिए, सब पे करेंगे चर्चा, सभी समीकरण के साथ, क्यूज़ के साथ। ट्यूसडे मॉर्निंग हाजिर होंगे मुनाफे की तैयारी, साथ ही मॉर्निंग कॉल्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।